बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे पैसे बनाने की, अपनी कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की, अपने किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की। पिछले दिनों कुछ यंग लोगों के साथ बैठी हुई थी, 22-23 साल के, अभी उन्होंने बीए अपना किया था, कोई 22 का, कोई 23 का, कोई 24 का। तो बच्चों से बात कर रही थी, जिस तरह बंदा जाता है मोटिवेशनल गपशप करता है, तो कॉलेज के यंग स्टूडेंट्स से तो मैंने वैसे ही कहा कि भाई अब आप लोगों ने ग्रेजुएट कर लिया तो क्या प्लान है। तो ऑलमोस्ट हर बच्चे ने घूम के कहा जॉब करेंगे हम। तो मैंने कहा जॉब के लिए अप्लाई किया, हाँ जी। मैंने कहा तो अपना कोई काम क्यों नहीं करते। तो ऑलमोस्ट हर बच्चे का, हर लड़के का, हर लड़की का यही रिस्पॉन्स था कि भाई कोई भी काम करने के लिए, बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, पैसा डेफिनेटली ज़रूरी है, मैं बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं करूँगी कि पैसे ज़रूरी नहीं है, बस आपको एक आइडिया आया और वो आइडिया हो गया। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में पॉसिबल हैं, जिनके लिए अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट ना भी हो तो आप फिर भी एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं और अपने बॉस आप बन सकते हैं। मुझे याद है जब मैंने भी शुरू में मीडिया में काम करना शुरू किया था तो लोग मुझे कहते थे आपने कुछ सोचा है, आपने मतलब आगे का क्या प्लान है, मतलब क्या सिर्फ आप एक्टिंग ये करोगे। तो मैं हमेशा कहती थी हाँ कोई बिज़नेस तो ज़रूर करूँगी। और मुझसे भी जब कोई पूछता था कि अच्छा कब स्टार्ट करनी है बिज़नेस, तो मेरा एक ही रिस्पॉन्स होता था, यार पैसे होंगे तो कुछ करेंगे ना, कोई इन्वेस्टमेंट हो, कोई पैसे हो तो बंदा फिर काम शुरू करता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि व्यूअर्स फिर इन्वेस्टर्स और लोगों ने खुद ही अप्रोच किया ओवर टाइम कि जी कपड़ों की एक दफ़ा बिज़नेस स्टार्ट की, 2-3 और काम किए और वो नहीं चल पाए, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैंने अपने शौक़ का, अपने इंटरेस्ट का स्किन केयर और हेयर केयर का काम किया तो एक पार्टनर के साथ ही किया और उनकी ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग एक बिज़नेस थी, उसकी एक ब्रांच बनाई उनके साथ मिलके 50-50 पार्टनरशिप पे। उसमें मैंने 1 रुपया नहीं डाला, उसमें मेरा बेसिकली मेरा चेहरा और उसके अलावा मैंने उसके अंदर अपना टाइम और बड़ी मेहनत की, राइट। जैसे कि एक प्रोडक्ट को बनाया, चीज़ें की। ये बताने का रीज़न अल्टीमेटली वो वाली चीज़ मेरी बहुत, अल्लाह का शुक्र है, कामयाब हुई और अब अच्छी इससे इनकम आ जाती है, जो मैंने पैसे डाले बगैर सिर्फ एक आइडिया था। और वो आइडिया क्या था कि भाई आजकल ख़वातीन जो हैं वो स्किन केयर और हेयर केयर के लिए हर जगह से ऑनलाइन चीज़ें मंगा रही होती हैं। मेरे जैसी बंदी, बहुत से लोग जो हैं वो ऑनलाइन ही चीज़ें मंगाना प्रेफर करते हैं। तो कोई ऐसी ब्रांड होनी चाहिए जो ऑनलाइन प्योरली अवेलेबल हो, बंदा कहीं पे भी बैठा हुआ है, उकाड़ा में है, मतलब पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठा है, दुनिया के किसी कोने में बैठा है, वो अपनी स्किन केयर हेयर केयर के प्रोडक्ट को मंगा ले। अब स्किन केयर हेयर केयर हज़ारों किस्म की अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन सबसे ज़्यादा आजकल जो चीज़ ट्रेंडिंग में है और जिसको हर बंदा यूज़ करता है वो ऑर्गेनिक और स्किन केयर और नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनके अंदर कोई पैराबेन ना हो, सल्फेट ना हो, उसके अंदर केमिकल बेसिस ना हो, राइट, स्टेरॉइड इन सब चीज़ों से पाक हो। उस काम को करना शुरू किया। बात होती है व्यूअर्स आइडिया की। अगर अच्छा आइडिया है तो वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के बगैर भी चल पड़ेगा। और कभी कभी एक आइडिया जो ऐਵੇਂ लोगों को 10 और लोग कर रहे हैं एक चीज़, आपको उसी को देख के उसी के डगर निकल पड़े, उसमें आपने पैसे भी बहुत डाले, वो नहीं चलता। किस्मत का इसमें बहुत हाथ होता है, लेकिन उससे पहले और पैसों से पहले, किस्मत और पैसों से पहले 2-4 बहुत मेजर चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम एफर्ट नहीं करते। देखिए, सबसे चीज़ जो ज़रूरी होती है, अहम होती है, वो एक आइडिया होता है, एक सोच होती है कि यार ये चीज़ करनी है। फिर उस सोच को, उस आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए मेहनत की जाती है। देखिए, जिनके अम्मा अब्बा के पास भी पैसे होते हैं और उन्होंने भी देने होते हैं, उनको भी कन्विंस करना पड़ता है, कोई मेहनत करनी पड़ती है। किसी का माँ या बाप अरबपति भी हो, वो ऐਵੇਂ नहीं कैसे पैसे पकड़ा देता, वो भी कहते हैं कि भाई अपना बिजनेस प्लान बताओ, क्या सोचा है, कुछ प्लान किया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपनी ज़ात के पास पैसे नहीं होते, माँ बाप भी बहुत अमीर नहीं होते, लेकिन वो अपनी कोई चीज़ बेच के या कोई चीज़ करके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन अगेन उसके लिए आइडिया ज़्यादा ज़रूरी है, उसका गेम प्लान बनाना ज़रूरी है, उसके बारे में आपका प्लान क्या है, उसको कैसे आप लेके चलेंगे, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और फास्ट फॉरवर्ड पे स्पीड जो हम काम करने की कोशिश करते हैं, उसमें वैसे ही कामयाबी मुश्किल मिलती है। या वो जो कहते हैं ना, सरसरी सी थोड़ी देर के लिए आपको कामयाबी मिलती है, देन यू मूव ऑन। मैंने कुछ लोगों के नाम लिखे आपको एग्जांपल देने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम सबसे पहले बात करें रोज़ी रोटी कमाने की, सोचों की, तो हमारे जहन में आता है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है।
अब स्टीव जॉब्स क्या करते हैं क्या नहीं, बहुत बड़ी एक मोबाइल्स की और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह की, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें उन्होंने इजाद की, एक बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, अब वो इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन स्टीव जॉब्स को भी एक सोच आई थी, एक आइडिया आया था, और पैसे वैसे उनके हाथ में कोई ख़ास नहीं थे। उन्होंने डिफरेंट जगहों पे काम किया, उस चीज़ को बनाने की कोशिश की, वो जब नहीं चल पाया तो फिर उन्होंने फाइनली जैसे तैसे करके भी ये काम किया, लेकिन बहुत ठोकरें खाई, बहुत ज़्यादा नाकामी को फेस किया, और फिर जाके कहीं एक उम्मीद की किरण नज़र आई, काम चल पड़ा, फिर काम ख़राब हुआ, फिर उसको रीस्टार्ट किया। अच्छा, एक और एग्ज़ाम्पल अगर आप सोचें मार्क ज़करबर्ग की। अब मार्क जिन्होंने फेसबुक बनाया था, राइट, मेटा वाले जो हैं, अब उनकी अगर हम बात करें, वो भी एक यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही थे, एक सोच थी, और उसमें तो पैसे भी कोई नहीं लगे, बस ऑनलाइन जाके एक चीज़ क्रिएट कर दी, एक प्लेटफॉर्म बना दिया। सो हर चीज़ में हज़ारों लाखों अरबों करोड़ों खर्च करने ज़रूरी नहीं है। जेफ बेजोस की बात करें, जो अमेज़ॉन के फाउंडर हैं, वो एक रोड ट्रिप पे थे, उसके दौरान उनको ख्याल आया कि यार जो चीज़ें हमें ट्रेडिशनल दुकानों में मिलती हैं, अगर वो हमें ऑनलाइन मिल जाएं तो हमें फिर उन जगहों पे जाके नहीं लेना पड़ेगा, घर बैठे चीज़ मिल जाएगी, कितनी सहूलत की बात है। लो जी, अब हर बंदा जो है वो अमेज़ॉन का अपने मुल्क में अवेलेबल होने का इंतज़ार करता है। और मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने तो बाहर भी अक्सर ट्रैवल करना होता है, अमेरिका या कनाडा, मैं पहले ही अमेज़ॉन पे चीज़ें ऑर्डर कर देती हूँ, वहाँ से बस उठा के ले आती हूँ, दुकानों में जाके आपको खजल होना ही नहीं पड़ता। कितना अमेजिंग आइडिया है। इसी तरह जिन्होंने गूगल कंपनी बनाई, जिन्होंने नेटफ्लिक्स बनाया, हज़ार चीज़ें इस तरह की हमारे सामने आती हैं जो इतनी बड़ी, वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में थी, लेकिन आइडिया उनका बहुत अच्छा था और उन्होंने मेहनत की और बहुत एफर्ट किया और फिर अपने आइडिया के ऊपर काम करते रहे। और आप देखें फेसबुक कहाँ से शुरू हुआ था और आज कहाँ पहुँच गया, उसमें इम्प्रूवमेंट पे इम्प्रूवमेंट ही आई है। सो नंबर 1 पे अगर हम पहुंच भी जाते हैं तो नंबर 1 पे रहना कितना मुश्किल काम है, ये भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। लाहौर में भी देखें, यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों ने रिस्क फाउंडेशन स्टार्ट की, अब देखें वो कितने पे एक कामयाब और सक्सेसफुल मॉडल है। हर बंदा कोई ना कोई आइडिया। अब कोविड-19 में बहुत ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया जो नौकरियाँ कर रहे थे, लेकिन जिन्होंने कोविड के वक्त को यूटिलाइज़ किया अपनी ऑनलाइन बिजनेसेस करने का, लोगों ने तो भाई मास्क बना के बेचने शुरू कर दिए। ख़वातीन जिनको स्टिचिंग आती थी उन्होंने मास्क स्टिच करने शुरू कर दिए और वो बेचने शुरू कर दिए, बच्चों के लिए मज़े के प्यारे प्यारे से, बड़ों के लिए डिफरेंट किस्म के। शेफ़्स को देखें, होम शेफ़्स की कितनी रेटिंग आती है, वो कोई क्लास दें या ना दें, वो यूट्यूब से ही लाखों क्या मिलियंस में पैसे कमा रही हैं। जिनकी रेटिंग अच्छी है, कभी कभी कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं, छोटा सा एक ढाबा खोला, उस ढाबे के ऊपर इतनी मेहनत की और इतनी उसकी पॉपुलैरिटी हुई कि लोगों ने खुद ही बेसाख्ता वीडियोस लगानी शुरू कर दी और वो सस्ता सा एक ढाबा जो है वो फिर एक बहुत बड़ी बिजनेस बन गया। और बाय द वे डिजिटल की दुनिया में आसानियाँ हैं, ऑनलाइन आप देखें ख़वातीन कितनी, अब मर्द और औरत में बहुत से लोगों ने अपने ट्यूशन सेंटर्स खोल लिए हैं। पहले लोग मोहताज होते थे कि भाई पहले एक जगह लो, उसका किराया दो, उसमें कोई ठंडा रखने के लिए कूलर एसी का इंतज़ाम करो, उसका बिजली का बिल आना है, उस जगह का फिर आपको टैक्स भी उस हिसाब से देना है। अब लोग ऑनलाइन जाते हैं और अपने ऑनलाइन जाके जूम कॉल्स के ऊपर 6-6, 8-8 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं। स्पेशली ओल्डर स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि जिन बच्चों को आधा पौना घंटा सफ़र करके किसी के घर जाना पड़ता था, ट्यूशन पढ़नी पड़ती थी, आधा पौना घंटा वहाँ से ट्रैवल करके आना होता था, 2.5-3 घंटे लग जाते थे 1 घंटे की ट्यूशन में। आज वही बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं क्योंकि किसी अक्लमंद को, भले इंसान को ये आइडिया है कि 1 मिनट हम घर पे ही बैठ के ट्यूशन दे सकते हैं, लोगों के पैसे भी बचते हैं क्योंकि अगले ने जाना है आना है, पेट्रोल का खर्चा और 100 चीज़ें हो जाती हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप में कोई हुनर, कोई टैलेंट है तो आप उसको खुद भी आगे लेके बढ़ सकते हैं। एंड देन आप देखें कि गवर्नमेंट के एंड से कितने आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, कितने आप लोन्स ले सकते हैं, स्टूडेंट लोन, स्मॉल बिजनेस लोन्स, ख़वातीन के लिए लोन्स, हमारे डिफरेंटली एबल्ड भाई बहनों के लिए लोन्स हैं। रिसर्च करना, देखें अगर पैसा नहीं है और टाइम है तो उस टाइम को सही तरह यूटिलाइज़ करें, अपनी रिसर्च करें। अब जैसे कि उससे मुझे कोई बता रहा था कि उन्होंने ना डबल रोटी की, ब्रेड की बड़ी अच्छी बिज़नेस स्टार्ट की है, तो वो पूछ रहे हैं कि अगर कोई उनके साथ करना चाहे। तो मैंने एक बात समझाई कि देखिए वो घर में से अपना काम कर रहे हैं, वो बेकरी दुकान खोलना चाह रहे हैं। बेकरी दुकान सिर्फ डबल रोटियों के लिए तो नहीं होती, हाँ बेकरी के आइटम्स की ज़रूर होती है,
उन्हें कहें पहले अपने मेन्यू को थोड़ा सा वसी करें, उसके अंदर केक्स और कोई ऑर्डर वाली चीज़ें, उसके अंदर कप केक्स, ब्राउनीज़ और भी मीठी और नमकीन चीज़ें, पैटीज इस तरह की चीज़ें ऐड करें। उसका मेन्यू मुकम्मल होगा तो फिर आप रेस्टोरेंट खोलें। अगर आपने बेकरी या रेस्टोरेंट खोल लिया और उसके अंदर सिर्फ डबल रोटियाँ हैं तो कितने लोग आएंगे? उन्होंने कहा हाँ आप ही आइडिया तो अच्छा है। तो वही वाली बात है ना, एक अच्छे आइडिया को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है और उसे मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। खाने पीने की बात करें, किचन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी एंटरप्राइजिंग यंग लेडी हमारे साथ हैं, शेफ़ आमना इलियास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अगर हमारे व्यूअर्स भी कोई आइडिया या कोई बात शेयर करना चाहते हैं जिनसे उन्होंने बड़े पैसे कमाए या वो बड़े एक्साइटेड हुए, तो 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अच्छा, आज के टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकती हूँ कि ऑब्वियसली आइडिया और फिर जैसे आपने बताया एक प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रॉपर आप उस पर वर्किंग करें। सिर्फ ये नहीं है कि एक आइडिया लाइक जैसे अब होम बिज़नेस भी करना है, उसको आप किस तरीके से कैटर करेंगे, किस तरह से आप अपनी ग्रॉसरीज मैनेज करेंगे, किस तरह से आप उसको कुक करेंगे, देन पैकेजिंग, देन डिलीवरी। मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर है। सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप अच्छा खाना बना रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि थोड़ी सी वर्किंग करें। वही बात है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और आमना, मैंने कामयाब भी उन्हीं लोगों को होते हुए देखा है जिन्होंने सिर्फ अकेले नहीं जी, उनके बच्चे चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, उनका कोई घर का बंदा या कोई या हस्बैंड हो गया या वाइफ हो गई या फैमिली का कोई मेंबर हो गया। बहुत सी खवातीन हमारे शो पे जब होम डेकोर के पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं, जो बड़े वायरल और बड़े कामयाब हुए, पीछे चेक करो तो उनकी दोनों बेटियां और उनका बेटे ने साथ उनके कराया, सपोर्ट है किसी ना। तो आपने अगर एक चीज़ को फैमिली, अगर एक बड़ी बिजनेस भी बनाना है तो सबसे पहले उन लोगों की सपोर्ट लें जो आपसे सबसे सिंसियर हैं, आपके फैमिली मेंबर्स। पैकेजिंग में तो बच्चे हेल्प कर सकते हैं ना घर में। आप अपना काम कर रहे हैं, डब्बों को ऊपर सिर्फ ढक्कन लगाने हैं, आपने चीज़ें डाल दी, आपने कहा बेटा अब इस पर ढक्कन लगाने शुरू कर दो इसके साइज़ के। और वो एक्साइटिंगली करते हैं, स्टिकर्स लगाने हैं, ढक्कन लगाने हैं, पैकेजिंग होगी एंड देन ठीक है जी, अब जो भी डिलीवरी बॉय आपने हायर किया या वही जैसे आपका कोई फैमिली मेम्बर अवेलेबल है तो देन आप उस चीज़ को कर सकते हैं। एक वो जो हमारी सोच है कि भाई एक इन्वेस्टमेंट होगी बल्क में देन हम करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भाई हमारे जानने वालों में, हमारी रिलेटिव्स में इन्होंने किसी ने इस तरह काम शुरू किया, हम सब ने उनकी सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर किए। ऑब्वियसली भाई हमने भी तो बाहर से वो समोसे, स्प्रिंग रोल, शामी कबाब, इस तरह की ना कोई 6-7 चीज़ों का उनका मेन्यू था। अच्छा, मैंने ऑर्डर तो कर दिया, अब वो मेरे घर कैसे पहुँचे? उन्होंने किसी को बाइक पे भिजवाया, किसी बाइक या टाइप मतलब चलो जो इस तरह की कंपनीज होती हैं जो डिलीवर करती हैं, उससे डिलीवर करवाया। फ्रोज़न चीज़ जो है वो बिल्कुल पिघल चुकी थी और नॉर्मल जिस तरह प्लास्टिक के थैले होते हैं ना, जिप लॉक तक नहीं, उसके अंदर भेजा। सारी चीज़ें आपस में चिपक गई, कोई भी इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। अब एक दफ़ा तो मैंने ऑर्डर कर दिया, सपोर्ट में मोहब्बत में हम सब ने किया। सेकेंड टाइम किसी ने किया ही नहीं किया। और फिर बड़े तरीके से प्यार से उनको जाके समझाया कि अभी थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। तो बात ये कि उनका आइडिया अच्छा था लेकिन उन्होंने इस तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट किया, तो जो उनके कस्टमर बन भी सकते थे वो भी टूट गए। 10-15 तो आपके जानने वाले रिश्तेदार होते हैं, शुरू में हेल्प करने के लिए वो करते हैं। अच्छी चीज़ होगी तो अगर मार्केट से लेनी है तो अपने जानने वाले से क्यों नहीं लेंगे? बिल्कुल। सो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। बिल्कुल वही है। अच्छा, आज किचन में क्या बन रहा है? जी, आज हम किचन में बना रहे हैं बारबेक्यू राइस और बिल्कुल इसकी आप राइस कैसे बारबेक्यू होते हैं? जी, राइस बारबेक्यू करेंगे हम लोग। चिकन रेडी करेंगे सेपरेटली। अच्छा। और उसको हम लोग स्मोक दे देंगे, कोयले का हम लोग उसको धुआं देंगे एंड देन फिर सेपरेट हम लोग जो है वेजिटेबल्स इसकी रेडी करेंगे, सौते करेंगे वेजिटेबल सॉस में और उसके साथ फिर हम लोग राइस एंड देन फिर जो वेजिटेबल्स हैं चिकन एंड देन उसके ऊपर हम लोग मायो गार्लिक सॉस, चिपोटले सॉस जो होती है उसके साथ इसकी लेयरिंग करेंगे। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले चाहिए होगा लेमन जूस लेंगे हम लोग 2 खाने के चम्मच, मुर्गी का गोश्त आधा किलो लेंगे, क्यूब्स मैंने ले लिए हैं, तेल 2 से 3 खाने के चम्मच है, प्याज 1 अदद, कोयला 1 अदद चाहिए धुआं देने के लिए, तेल इसमें 2 जगह पे यूज़ होगा, राइस में एंड देन फिर चिकन के लिए लहसुन 1 खाने का चम्मच है, ये भी छोटा छोटा काट लेना है, अदरक 1 इंच का टुकड़ा है, बंद गोभी लेंगे 2 कप, गाजर 1 कप, शिमला मिर्च आधा कप, सोया सॉस लेंगे 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका है, सुरख मिर्च है 1 चाय का चम्मच, हरा प्याज लेंगे आधा कप, मायोनीज़ लेंगे 3/4 कप, केचप लेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच, हॉट सॉस है 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च लेंगे 1/4 चाय का चम्मच और लहसुन है आधा खाने का चम्मच।
दड़ा मिर्च आधा खाने का चम्मच लेंगे और चावल हमने बॉईल करनी है, आधा किलो चावल हैं जो हम लोग बॉईल करके उसके साथ हम लोग इसकी जस्ट लेयर्स हम लगाएंगे और ये बिल्कुल एक बारबेक्यू का फ्लेवर भी इसमें आएगा। और जैसे सिंगापुरियन राइस होते हैं उससे थोड़े से ये डिफरेंट इसलिए हो जाते हैं कि इसमें जो नूडल्स हैं वो नहीं होते, वो हम स्किप कर देते हैं। हर बंदे को चाइनीज़ी टाइप नहीं पसंद होती है, बिल्कुल वो नूडल्स सब प्रेफर नहीं करते ओब्वियसली, जैसे कि बेल्डर्स हैं घर में। गेस्ट वगैरह भी जब आते हैं ना तो हर बार वही बिरयानी दे दे के बंदा बोर हो जाता है, वही पुलाव वही बिरयानी, कितनी वेरिएशन कर लो तो ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ हो जाती है, मज़े की हो जाती है और कंप्लीट मील इन इटसेल्फ। आप घर पे इंडिपेंडेंटली सर्व करते हैं, गेस्ट आए हैं आपने शामी बना दिए ज़्यादा से ज़्यादा और कोई आपने एक सब्जी सर्व कर दी मिक्स, आपका दस्तरखान कंप्लीट है। ऑसम, डन डन। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज एक ऐसी चीज़ पे बात करेंगे जिस पे पहले भी बात कर चुके हैं, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट एडिशन है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और इसका हमारे काम और हमारे वर्कलोड से कितना ताल्लुक़ है। आप फिक्र ना करें, मैं वर्कलोड से मुराद सिर्फ उन लोगों की बात नहीं कर रही जो 9 से 5 नौकरी करते हैं या जो बिज़नेस के लोग हैं, मैं उन लोगों की भी बात कर रही हूँ, उन होम मेकर्स की भी बात कर रही हूँ जो सारा दिन भंबीरी की तरह घूमती रहती हैं। उनका भी वर्कलोड है उतना ही जितना बाहर काम करने वाला मर्द का है, बल्कि कभी कभी उनका वर्कलोड ज़्यादा होता है क्योंकि वो घर पे होती हैं, तो उनको ये गिल्ट होती है कि यार मैं तो घर पे ही हूँ, तो 8 घंटे की जगह वो 24 घंटे या 25 घंटे दिन में काम कर रही होती हैं और एक्स्ट्रा घंटा कहीं से निकाल लेती हैं इन 24 आवर्स। सो इन सब चीज़ों का हमारे जहन के ऊपर क्या असर होता है। जहाँ हम अपनी जिस्मानी नशोनुमा की बात करते हैं, वहाँ पे जहन की नशोनुमा, हमारे सोल का कंफर्टेबल होना, हमारे इमोशनली हमारा सेटल्ड होना बड़ा ज़रूरी है। तो ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट ने। आप करंटली काम कर रहे हैं एज हेड ऑफ साइकाइट्री डिपार्टमेंट इन शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर। डॉक्टर नबील इबाद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आज ना मैंने आपसे उन टॉपिक्स पे बात करनी है जिन पे हम शो पे अक्सर बात करते हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों को कनेक्ट करना चाहती हूँ काम से। और काम अगेन क्लियर कर रही हूँ, ब्रेक से पहले भी कहा था व्यूअर्स, काम करने वाला सिर्फ वो नहीं होता मर्द जो घर से जॉब के लिए निकलता है या वो औरत जो जॉब के लिए निकलती है। काम वो भी होता है जो घरों में हमारी बहनें, हमारी भाभियाँ, हमारी नंदें, हमारे भाई, बहुत से लोग घरों में भी तो काम कर रहे होते हैं ना सारा दिन सुबह से लेकर रात तक। सो वो भी एक काम होता है। तो उसका क्या ताल्लुक़ होता है हमारी जहन के साथ, हमारे माइंड के साथ। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मुझे बताएं, स्ट्रेस हर बंदा कहते हैं स्ट्रेस को मतलब कम करें, स्ट्रेस को कम करें। कोर्टिज़ोल की भी बात आजकल बड़ी हो रही है कि कोर्टिज़ोल लेवल कंट्रोल करना है। अच्छा, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हर बंदा ये बातें करता है और साथ में फिर अपना कोई मंजन बेच देता है कि ये वाली हर्बल सप्लीमेंट ले लो तो ये आपका कम कर लेगा। ना कोई समझाता है कि ये स्ट्रेस है क्या, इसके हम पे असरात क्या होते हैं, और ये कोर्टिज़ोल हार्मोन है, कोर्टिज़ोल हार्मोन है। अल्लाह मियां ने कोई भी चीज़ बेतुकी तो हमारे सिस्टम में नहीं बनाई ना। अब कोर्टिज़ोल का दुश्मन बना दिया, जिस तरह एक ज़माने में अंडे की जर्दी को बना दिया था। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, 1 बाय 1 स्ट्रेस। एक्चुअली हमें सबसे पहले समझने के स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में हमेशा तब आता है जब भी कोई आपको चैलेंज दिया जाता है। सो जब भी चैलेंज आएगा तो उसकी वजह से एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई जॉब स्टार्ट करूँगा सो मुझे वहाँ पे एक टारगेट दिया जाएगा। वो जब मैं टारगेट अचीव करना चाहूँगा तो मुझे उससे एक स्ट्रेस इंड्यूस होगा। हम अगर एक टारगेट अचीव करना चाहते हैं जो हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है और जो हमारी कैपेसिटी है, अगर हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट होगा तो स्ट्रेस आता है। ये हर एक की लाइफ में है स्ट्रेस, और ये एक कुदरती निज़ाम होता है। और हम आम तौर पे स्ट्रेस को हमेशा देखते हैं कि एज़ बैड साइन, जबकि ये बैड नहीं होता। अब अगर कोई इंसान कोई जॉब कर रहा है, उसको एक असाइनमेंट मिलती है कि उसने वो असाइनमेंट पूरी करनी है। सो उस असाइनमेंट के लिए उसको स्ट्रेस इंड्यूस होता है। स्ट्रेस होता है तो वो अच्छा परफॉर्म करता है, वो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी प्रमोशन होती है। सो स्ट्रेस का आपकी परफॉर्मेंस से बहुत गहरा ताल्लुक है। वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। एज अ अगर आप कहें कि मैं स्ट्रेस में बड़ा, आई एम अ हाई फंक्शनिंग पर्सन अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। एक्चुअली ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स भी होता है, वो तो आप जानते ही हैं कि जब बहुत ज़्यादा जब अजाब बरपा हो जाता है तो यूजुअली लोग मुझे ही फ़ोन करते हैं कि जुगन बचा ले, क्योंकि उनको पता है कि कितनी भी हाई स्ट्रेस सिचुएशन ये उस वक्त बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। मतलब ये
Exactly. रोएगी नहीं, पिटेगी नहीं, हिस्टेरिकल नहीं होएगी, ठक 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 करके ऑपरेशनल मोड में मैं चली जाती हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब उसका आपके जहन, आपकी बॉडी, आपके हर नुक्कड़ के ऊपर एक असर होता है, एक वेयर एंड टेयर भी तो होती है ना इंसान की इमोशनल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए इसीलिए इसको स्ट्रेस को आप गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस में डिफ़ाइन करते हैं। स्ट्रेस आपकी परफॉर्मेंस को इनिशियली इंक्रीज़ करता है, इन्हांस करता है। आप अगर स्ट्रेस लेते हैं तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। जो आप बात कही थी कॉर्टिसोल के लोग अगेंस्ट हैं, अगर ये कॉर्टिसोल नहीं होगा तो आप स्ट्रेस में परफॉर्म ही नहीं करेंगे। सो स्ट्रेस इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू योर वर्क, योर परफॉर्मेंस अप टू अ सर्टेन लेवल। उससे ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस लेने लग जाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। सो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि स्ट्रेस हमेशा इनिशियली आपके लिए बेनिफिशियल होता है और स्ट्रेस की बड़ी एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है इन योर डे टू डे लाइफ। ये तो हो गया स्ट्रेस। आते हैं अब अक्सर लोग कहते हैं यार मेरी ज़िंदगी में टेंशन बढ़ी है या स्ट्रेस बढ़ी है, मुझे डिप्रेशन हो रही है या मुझे एंग्जाइटी हो रही है। डॉक्टर साहब डिप्रेशन और एंग्जाइटी को तो इतनी आसानी से आजकल इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जैसे हर बंदा ये नहीं कह सकता कि उसको कैंसर है तो हर बंदे को डिप्रेशन और एंग्जाइटी तो नहीं हो सकती, या होती है। अब एक एक चीज़ को अलग-अलग बताएं, क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों को एक ही चीज़ बना देते हैं। देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड हमें करना होगा कि जब भी इंसान को बैड स्ट्रेस की तरफ जाता है तो इसका मतलब है उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं हो पा रहे हैं, और जब उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं यानी होते, कि उसका हंसना, उसका मुस्कुराना, उसका बेसिकली जो हमारी रिएक्शन होती है व्यूअर्स वो। सो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जब ये डिप्रेशन और एंजाइटी एक नॉर्मल फीलिंग के तौर पे एग्जिस्ट करती हैं। अगर फ़र्ज़ करें आज किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है, किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, सो ऑब्वियसली वो डिप्रेस होगा। अगर एक स्टूडेंट आज एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है तो ज़ाहिर है वो डिप्रेस होगा, लेकिन वो एक फीलिंग्स हैं और जनरली वो फीलिंग्स 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम नॉर्मल लाइफ में वापस आना शुरू हो जाते हैं। ये डिप्रेसिव फीलिंग्स या सैडनेस कहलाती हैं। लेकिन ये डिप्रेशन नहीं है। उसको हम अपनी ज़ुबान में आप कह लें डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जो बीमारी वाला डिप्रेशन कहते हैं, वो नहीं है। वो नहीं, ठीक ये सैडनेस की फीलिंग्स हैं। सो इन दोनों को हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। ठीक। फिर एंजाइटी ये है कि जिसमें आपको एक्सेसिव वरी होती है, एज इफ इसको घबराहट हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते हैं आमतौर पे। तो अगर कल फ़र्ज़ करें मैंने एक प्रेजेंटेशन देनी है और उसका मेरे ऊपर बहुत टेंशन है या उसका मुझे स्ट्रेस है, तो दैट डजंट मीन कि मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर है। मैं एक स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ। स्ट्रेस में हमें ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जब इंसान के ऊपर स्ट्रेस आता है, सो आज जिस चीज़ के लिए मुझे स्ट्रेस होगा, शायद जो मेरे से सीनियर लोग होंगे उनको इस बात का स्ट्रेस नहीं हो रहा होगा। कल को जब मैं सीनियर लेवल पे आ जाऊंगा तो वही चीज़ें जो मुझे पहले टेंशन दे रही थी अब वो मुझे टेंशन नहीं दे रही। सो ये आपकी नॉर्मल ग्रोथ का पैटर्न है जो हम अपनी लाइफ में इसके अंदर से गुजरते हैं। डॉक्टर साहब वर्कलोड, काम का हमारे ऊपर कितना बोझ है या काम किस स्टेज पे बोझ बन जाता है और फिर एंग्जाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस की तरफ लेके जाता है, ज़रा ये भी बताएं। एक तो होता है ना कि आप पे एकदम से प्रेशर पड़ा, कुछ लोग होते हैं जो हर वक्त टेंशन में होते हैं, हर वक्त स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि हर 4 मिनट के बाद बॉस का फ़ोन आ रहा है, हर 3 मिनट के बाद कोई और सुपीरियर बुला रहा है, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो। कस्टमर सर्विस वाला बंदा तो आपको पता है 24 घंटे लोगों की बातें सुन। आपका प्रोफेशन साइकाइट्री, नफ्सियात, हर वक्त आपके पास लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं तो अपना भी दिमाग ख़राब होने वाला हो जाता होगा। देखिए वर्कलोड है क्या? मैं पहले इसीलिए इसी चीज़ को चाह रहा हूँ कि आप इसको क्लियरली डिफ़ाइन करें कि हम आम तौर पे जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो नॉर्मल फीलिंग्स हैं हम उसको कई दफ़ा बीमारी के तौर पे लेते हैं, तो दैट इज़ डिफरेंट। ये बीमारियाँ नहीं। जो वर्कलोड है, देखिए आपको हमें बैलेंस करना होगा वर्कलोड को और जो आपकी नॉर्मल लाइफ है और उसकी फंक्शनिंग को। वर्क लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को आप जितना बैलेंस करने में कामयाब होंगे उतना आप सक्सेसफुल पर्सन होंगे। अगर आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रेस्ट नहीं करते प्रॉपरली, सो आप डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हमें इन चीज़ों को कैसे ओवरकम करने की ज़रूरत है। देखिए 2 किस्म का वर्कलोड होता है, एक होता है कि आपका काम बहुत ज़्यादा है और एक है कि काम लेने वाले लोग या काम जिनके साथ आप कर रहे हैं उनके साथ कोप अप करना मुश्किल है। मुझे बताएं ऐसी सिचुएशन में क्या करें। अब मैं आपको ख़वातीन और मर्द दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, फिर आप गाइडेंस दीजिएगा।
एक औरत है, वो घर में है, वो हैप्पीली मैरिड है, लेकिन 24 घंटे उसको भपीरी की तरह घुमाया जाता है। कभी सास आवाज़ दे रही है ये काम कर, कभी नंद कह रही है भाभी ये वाली चीज़ भी कर दें, मियाँ का फ़ोन आ गया कि भाई मेरे 6 दोस्त आ रहे हैं शाम को खाने पे, साथ में वो बच्चे भी पढ़ा रही है। अभी औरत जो है वो 24 घंटे में शायद 3-4 घंटे नींद पूरी कर रही है, और वो इस तरह की उसकी लाइफ है। इसी के बरक्स एक आदमी है, वो सुबह काम पे जाता है, शाम को वापस आता है, फिर शाम को बच्चों को पढ़ाता है, फिर उसके बाद घर के मामलात देखता है, सारी चीज़ें करता है। वो भी एक काम ही है ज़िंदगी के, उसको भी अब 4 घंटे नींद की मिल रही है। तो ऐसे लोगों की फिर लाइफ क्या है? देखिए, हमें वर्क लाइफ बैलेंस इसी चीज़ का नाम है। हमें 1 मिनट के लिए ठहरना चाहिए, एनालाइज़ करना चाहिए कि हमारे लाइफ के गोल्स क्या हैं, हम लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। अपनी प्रायोरिटीज़ को रीसेट करने की ज़रूरत है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम बैलेंस नहीं कर सकते। क्योंकि पैसे से हट के कोई सोचता ही नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सेहत बर्बाद हो जाए, अस्पताल पहुंच जाओ, वेंटिलेटर पे आ जाओ, वो खैर है, पैसे बस कमाने चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी हैप्पीनेस के मूड्स बहुत हाई स्टैंडर्ड पे ले गए हैं। हमें उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि क्या हमें चाहिए, क्या हमें हैप्पीनेस चाहिए। देखिए, पैसा जितना भी आपके पास आ जाएगा, एक ख़ास हद से ज़्यादा आपको खुशी नहीं देता। पैसे ने आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ को सिर्फ पूरा करना है, उसके बाद आप उसको जितना मर्ज़ी अर्न कर लें, उसकी लिमिट नहीं है। आपको देखना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। आपके लिए फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अपना पर्सनल टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फ्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, मर्द को फिर भी इस चीज़ की तरफ आ जाता है। आपने देखे है, ख़वातीन को हमारे मुल्क में पैदाइश से ये समझाया जाता है कि तू सैक्रिफाइस करना है। भाई अगर काम से थका आया, बहन अगर काम से थकी आई है, तो बहन ही खाना लगा रही है टेबल पे, वही सर्व कर रही है। और अगर दोनों बच्चे घर आ रहे हैं तो माँ ही रात को उठ के बच्चों की चीज़ें मैनेज करेगी, सब करेगी, बाप सो जाएगा। तो औरतों का तो वर्कलोड हमारे मुल्क में मर्दों से डबल होता है, चाहे वो वर्किंग लेडी हो या ना हो, दोनों मामलात में। आई थिंक जो वर्किंग लेडी हैं, ज़ाहिर है उनके लिए चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हैं। जो हाउस वाइफ हैं, डेफिनेटली भी वो भी बहुत चैलेंजेस से गुजरती हैं। हम पे तो फिर भी घर वाले तरस खा लेते हैं कि थक के आई है, थोड़ा इसको ईजी होने दो। औरत जो घर पे रहती है, आई एम सॉरी, आज भी एक ये मेंटेलिटी है, घर पे ही है, इतनी क्या बड़ी बात है। एक्सक्यूज़ मी, घर पे कौन सा वो बेड पे लेट के रिलैक्स कर रही है, गरम किचन में वो खाना पका रही है, पोछा लगा रही है, बच्चों को घर ला के उनको रेडी शेडी करके उनको खाने, वो अपनी नहीं, वो 15 लोगों की ज़िंदगियों की जिम्मेदार है। बिल्कुल सही है। इसमें बेस्ट तरीका ये कि आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें, चाहे वो आधा घंटा हो, जिसमें आप ये डेवलप करें आदत कि ये आधा घंटा सिर्फ आपके लिए है। अच्छा, सिर्फ आपके वाले आधे घंटे में करना क्या है? अब ये बाय द वे एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों के लिए बड़ी एक अच्छी ऑप्शन है, राइट सर? आपने वो करना है जो आपको लगे कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। और मैं इसको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सोशल मीडिया के अलावा चीज़ों में फ़ोकस करें, रादर देन कि उस आधे घंटे में आप फेसबुक, टिकटॉक या इंस्टाग्राम रीलें देख रहे हैं बैठ के बैक टू बैक। उसकी बजाय कुछ आप ऐसा करें जो आपको लगे कि मुझे प्रोडक्टिव लग रहा है। आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप कोई पेंटिंग कर सकते हैं, वॉक पे निकल जाएं, वॉक कर सकते हैं, पॉडकास्ट बंदा सुन सकता है, कान में आपने पॉडकास्ट लगाया कोई ऐसा जो आपको अपलिफ्ट करता है, पॉजिटिव करता है, और निकल जाए वॉक पे। कुछ आप ऐसा करें जिससे आपको फीलिंग आए कि ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, ये आधा घंटा सिर्फ मेरा अपना है। उसको आई थिंक आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग आम तौर पे जब, चूँकि हमने खुशी का स्टैंडर्ड बहुत हाई किया होता है कि हम कम से कम 3 दिन की वेकेशन लेके हम जाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर ही तभी हमें रेस्ट मिल सकता है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और वो आपको कुछ दिन फिर एक रिलीफ देता है, फिर उसके बाद वही स्ट्रेस है। बेस्ट ये है कि आप रोज़ाना अपने लिए आधे से 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें। उसमें अब ये फीलिंग या ये मैसेज होना चाहिए कि ये टाइम मेरा अपना है, जिसको हम मी टाइम बार-बार। एग्जैक्टली। देखिए, वो मी टाइम ये नहीं है कि फिर आपने अपने बच्चे साथ बिठा लिए और बच्चों के साथ आप कोई उनकी एक्टिविटी करें, वो फिर उनका मामा बाबा टाइम है, या वो उनका फिर वो जो कहते हैं ना क्वालिटी टाइम है अपनी माँ के साथ, वो फिर भी आपका टाइम नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हाँ मैं पे बच्चे जब पढ़ शर रहे होते हैं तो मैं उनके साथ बैठ जाती हूँ, तो साथ साथ उनको होमवर्क भी करा लेती हूँ। तो ये कौन सा फिर रिलैक्सिंग टाइम है? देखिए, आप ये जो कई दफ़ा लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट होता है कि जो मैं मी टाइम लूँगा या लूँगी तो ये मैं अनफेयर कर रही हूँ, मेरे घर में इतने काम। अच्छा, घर में ये जस्टिफाई कैसे करें? मैं एज अ वुमन आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि अगर एक औरत कहती है ना आई नीड मी टाइम, तो सारा ख़ानदान ऐसे मुड़ के देखता है कि तैनू की मी टाइम चाहिए। तो ये तरीका भी हमारे इस वक्त व्यूअर्स को, मर्द हज़रात को, ख़वातीन को, हो सकता है कोई इस वक्त आदमी भी देख रहा हो जो सारा दिन ही लगा रहता है और उसको अपने लिए ज़ात के लिए 2 मिनट नहीं मिलते,
तो ये अपने पार्टनर को या पेरेंट्स को या फैमिली को किस तरह बंदा एक्सप्लेन करे, उसका तरीका भी। आई थिंक इसमें एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप हर एक को कन्विंस करना चाहेंगे कि मैं अपनी लाइफ में ये डिमांड करता हूँ या करती हूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बॉस अगर 15 आधे घंटे के लिए बच्चे मियाँ पे छोड़ के आपने गार्डनिंग भी करनी है, और ये एक अंडरस्टूड बात है कि आपने डेली आधा घंटा अपने लिए लेना है किसी ना किसी काम के लिए, पार्लर जाना है आधे घंटे के लिए, तो मियाँ को कह के जाना है ना, किसी ने तो देखना है बच्चों को और फैमिलीज़ को। बिल्कुल आप ठीक है ना। देखिए इसके लिए आपको रोज़ाना एक तो पार्लर तो नहीं ऑब्वियसली जाएंगे ना। अगर आप गार्डनिंग करने भी जा रहे हैं तो बच्चों को आधे घंटे का काम दें, बच्चों को इतना कैपेबल करेंगे वो कम से कम आधे घंटे इंडिपेंडेंट बैठ के काम करें, और उस टाइम आप अपने आप को देखिए, ब्रेक तो हर कोई लेता है। फॉर एग्जांपल, ये आपने बड़ी अक्लमंदी की बात की। अब मैं एज अ पाकिस्तानी मदर बात करी थी ना, आप वेस्ट में देखें उनके पास कहाँ होते हैं लोग देखने के लिए, अकेले रहते हैं। ये मदर्स की अपनी जो है वो ओवर प्रोटेक्शन है टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, वो छोड़ नहीं पाती, ये उनका अपना भी प्रॉब्लम है। भाई खाने तक पे मियाँ बीवी जा रहे हैं एनिवर्सरी के, तो बात बच्चे साथ टूंगे में। सो हम लोग तो अगर आप देखें कि बाहर आपको डाइनिंग चेयर पे बच्चों को बिठा देते हैं और वो खाना खिलाते हैं। हमारे यहाँ किस एज तक जो मदर्स हैं वो बच्चों को स्पून फीड कर रही होती हैं। भाई मैंने तो 13-13 साल के बच्चे भी देखे हैं कि वो माँ चम्मच डाल रही है मुंह में, बच्चा अपना टीवी देख रहा है। सो ये मदर्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद भी तो इंक्रीज़ की हुई है ना। सो बच्चों को काम दें, उनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट, तो वो भी करेंगे तो चीज़ें होंगी। आप आधा घंटे का मार्जिन दें, अपना काम करें और फिर आके बच्चों को चेक कर लें। अच्छा, मेजर स्ट्रेस को बिगाड़ने वाली क्या चीज़ें हैं लोगों की ज़िंदगियों में जिनको हमने अवॉइड करना है या प्रॉपर तरीके से हैंडल करना है, ये मैं आपसे डॉक्टर साहब अब ब्रेक के बाद जानूंगी। क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा गुड स्ट्रेस वाली तो चीज़ें हैं, लेकिन बैड स्ट्रेस वाली कौन सी चीज़ें हैं जिनको फ़ौरन ज़िंदगी से रिमूव करना है। और जैसे कि अब कोई इंसान है, हमें बहुत टेंशन देता है, हर वक्त हमें आपके साथ लड़ रहा है, झगड़ा है, आपकी सहेली, चले आप उससे किनारा कशी कर सकते हैं। अगर वो आपकी बहन है या कोई आपका खून का रिश्तेदार है जिससे आप नहीं किनारा कशी कर सकते, तो उस केस में भी आपने मामले को हैंडल तो करना है। अब ये तो नहीं है ना कि या मैं पागल खाने पहुंचूंगी या वो इंसान पागल खाने पहुंचेगा, इससे 1000 गुना बेहतर बात है। तो अल्लाह का शुक्र है पागल खाने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, बट यू नो व्हाट आई मीन। बट अपना घर भी पुराने ज़माने वाला पागल खाना लगना शुरू हो जाता है जब आपको एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, और उसकी वजह से फिर आपको अपनी ज़िंदगी से ही नफरत होनी शुरू हो जाती है, और फिर वो चीज़ सुसाइडल थॉट्स की तरफ भी आपको ले जाती है। तो बेहतर है कि उससे पहले ही ब्रेक लगा लो। तो वो ब्रेक किधर हमें आजकल के ज़माने में लगाने की ज़रूरत है, कौन सी ये चीज़ें हैं जिनको हम रिड्यूस करें, ये हमें डॉक्टर साहब बताएंगे। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर नबील इबाद हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट एंड वर्किंग एज द हेड ऑफ साइकाइट्री डिपार्टमेंट इन शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वर्कलोड, ये सब चीज़ें हमें समझा दी, हमें समझ आ गई कि है क्या। अब क्योंकि आपके पास, आप हेड है डिपार्टमेंट के, आपके पास हर नौयत का इंसान आता है, वो क्या चीज़ें हैं जो आजकल के लोगों में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कॉज करती हैं, जो आपकी नज़र में आसानी से हैंडल की जा सकती हैं या हटाई जा सकती है। एक तो मी टाइम की बात हो गई, आधा घंटा डेली अपनी ज़ात को, मैं को दें, हमको भूल जाए मैं पे चढ़े, आधा घंटा दिन का, बस ये आपने अपने आप को देना ही देना है। और क्या चीज़ें हैं जो स्ट्रेस ट्रिगर्स हैं, आप समझ रहे हैं, जो हर बंदे को ही पागल करती है। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि आपकी लाइफ में क्या क्या इश्यूज़ हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और हर इंसान के अपने इश्यूज़ होंगे। किसी के लिए उसका बॉस इशू होगा, किसी के लिए उसकी सास इशू होगी, किसी के लिए उसका हस्बैंड इशू होगा। हमारा फिर प्रॉब्लम ये होता है कि इंसान, यानी कि चीज़ों से ज़्यादा इंसान हमें, यानी कि हम एक दूसरे को ज़्यादा तंग करते हैं चीज़ों से ज़्यादा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सो एक फैक्टर इंसान है जो हमारा कोई भी हो सकता है। फर्ज़ कर मैं HOD हूँ तो शायद मैं अपने जूनियर से तंग हो रहा हूँ, जो मेरे जूनियर्स हैं वो मेरे से तंग हो रहे हैं। सो हम लोग सब एक दूसरे के साथ को रिलेटेड हैं। दूसरा जो फैक्टर होता है कि हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस लाइफ के साथ क्या हैं, वो भी हमें एक स्ट्रेस में लेके जाती हैं। सो आमतौर पे जब कोई जो इश्यूज़ हैं, सबसे पहले तो मेरा ख्याल ये कि हमें उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या इश्यूज़ हैं लाइफ में। नंबर 2, हम आम तौर पे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की तरफ चले जाते हैं। जैसे अब आप अभी ब्रेक से पहले कह रही थी कि कुछ रिलेशंस हैं, बहन है, भाई, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी सास को चेंज नहीं कर सकते, हस्बैंड को चेंज शायद नहीं कर पाए। सो हमें क्या करना है, हमें सीखना। मैं बस लोग बड़ी आसानी से घूम के कह देते हैं तो फिर ना करो अपनी सास से बात। ओ भैया, आप एक घर में रहते हैं, उसके बेटे से आपकी शादी हुई है, वो भी आपकी माँ के बराबर है। हल करने के बजाय लोग कहते हैं
बात ही करनी छोड़ दो। और आपको पता है इसकी वजह से कितने मसाइल आजकल ख़ानदानों में पड़ रहे हैं, क्योंकि हर बंदा कहता है छोड़ दो। आई थिंक देखें, जब भी आप देखें, स्ट्रेस का तरीका यही कि आपको उसको फेस करना होगा। अगर आप उसको कहेंगे कि मैंने उसको अटेंड नहीं करना, तो उसका एक विद पैसेज ऑफ टाइम उसका प्रेशर इंक्रीज़ होता जाता है आपके ऊपर। सो ये जो सिचुएशंस हैं आपको डील करना होगा कि अगर आपकी मदर इन लॉ आपके बॉस डिफ़िकल्ट पर्सन है, तो यू नीड टू लर्न हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट पीपल। क्या खूबसूरत। और इसके लिए आपको बहुत कुछ इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, आप इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। आप जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ रही हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है। लेट्स सपोज आपकी जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका एक स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ है। सो आप देखेंगे कि आप कहाँ पे अपने एक्सपेंस को कम कर सकते हैं। सो हमें अपने इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो हर एक की लाइफ में चल रहे हैं, और उन इश्यूज़ को अकॉर्डिंगली फिर देखें कि हम कैसे डील कर सकते हैं। आप उस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते। हमारा असल में सारा फोकस होता है सिचुएशन चेंज हो जाए, मदर इन लॉ अपना रवैया चेंज कर दें, बहू का रवैया चेंज हो जाए, बॉस हमारी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करे। ये प्रैक्टिकल नहीं होता। आपको देखने कि इस गिवन सिचुएशन में मैंने अपने लिए रास्ता कैसे निकालना है, इस सर्कमस्टांसेस में मैंने ख़ुद को कैसे एडजस्ट करना है। देखिए व्यूअर्स, हर जगह के अपने कुछ तकाजे होते हैं। जैसे कि हम डॉक्टर साहब, अब सिंपल बात है, पाकिस्तान में, साउथ एशिया में पले बड़े हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे फैमिली स्ट्रक्चर्स बड़े डिफरेंट हैं। जब हमारा 18 साल का बच्चा वहाँ के 18 साल के बच्चे का एडवाइस सुनता है कि भाई मैंने तो अपने पेरेंट्स को बेसिकली डिवोर्स दे दिया, मैं घर छोड़ के जा चुका हूँ, और क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बड़ी तकलीफ़ दी और डांटा बचपन में, तो मैंने अपनी माँ से मिलना ही छोड़ दिया है। अब वो ये कह रहे हैं, हमारे मुल्क में ऐसे नहीं होता। हमारी पेरेंटिंग के स्टाइल्स भी बड़े मुख्तलिफ हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ठीक है कि गलत है, लेकिन आप लोगों को वहाँ की चीज़ यहाँ पे हर तरीके से नहीं अप्लाई करती, जैसे कि हमारे कल्चर की हर बात वहाँ नहीं अप्लाई करती। देखिए, हमें इस बात को समझना होगा कि हमारी पॉपुलेशन में जो 18 इयर्स का बच्चा है वो इमोशनली इतना उसकी ग्रोथ नहीं है। लेकिन काम इसने ख़राब किया ना, क्योंकि ये सारे बच्चे 12-13 साल की उम्र के बाद, और ये मैं बड़ी ज़्यादा उम्र बता रही हूँ, आई एम सॉरी, मैंने 6-6 साल के बच्चों के हाथ में भी मोबाइल देखे, बिल्कुल आप और वो रीलें देख रहे हैं। वो कोई कार्टून वाटून नहीं देख रहे, वो अपनी माँ या अपने बाप के फेसबुक या इंस्टाग्राम पे रीलें देख रहे होते हैं। वो देखने वाली चीज़ है इनकी है। सो देखिए, हम जो बात कर रहे थे मैच्योरिटी की, सो हमारा तो जो बच्चा है 18 साल का वो उतना मैच्योर नहीं होता। हमारा 18 साल का बच्चा कहता है कि उसको पेरेंट्स से परमिशन नहीं चाहिए, उसको राइट्स चाहिए, लेकिन फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो नहीं अपनी ले रहा। वो अभी भी एजुकेशन के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, अपनी सारी वर्किंग, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। सो हमें इस बात को समझना होगा कि हम वेस्ट का कल्चर अपने कल्चर के साथ मर्ज नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। देखिए वही वाली बात ना, एक ज़माने में जब IQ टेस्ट बड़े पॉपुलर हुए थे कि मतलब आपकी इंटेलिजेंस का जो क्वोशंट है उसको चेक करने के लिए, तो फिर यही बात एंड में इस्टेब्लिश हुई थी कि भाई अमेरिका में बना हुआ टेस्ट पाकिस्तानी बच्चे को या अफ्रीकन बच्चे को नहीं अप्लाई करता। हर जगह के हिसाब के IQ टेस्ट तैयार किए जाते हैं। सो दूसरों के डगर लगना मसले का हल ढूंढने के लिए इज़ नॉट नेसेसरली सेंसिबल, मेरे ख्याल से। आई कुड बी 100% रॉन्ग, ये मेरी एक नाक़िसी राय है। अब ये बताइए सर कि ये भी पढ़ने में आया है और सुनने में आया है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन की जो बीमारियां हैं वो हेरिडिटरी भी होती हैं, यानी कि जेनेटिकली भी आपको मिल जाती हैं। क्या ये सच है डॉक्टर साहब? अगर मैं कहूँ यस तो गलत नहीं है। देखिए नहीं, यदि मां ਨੂੰ भी डिप्रेशन होती थी, यदि मां भी बाइपोलर सी तो ए भी बाइपोलर है, प्यो ਨੂੰ ADHD सी एनू भी है। अगर मैं कहूँ ये गलत नहीं होगा, दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इंसान की अपनी जो जेनेटिक मेकअप है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और एनवायरनमेंट भी इम्पॉर्टेंट होता है। और जिनका एनवायरमेंटल बेस्ड डिप्रेशन होते हैं उनके सिम्टम्स भी डिफरेंट होते हैं। जिनका बायोलॉजिकल डिप्रेशन होता है उनके सिम्टम्स भी कई दफ़ा कंपैरेटिवली थोड़े से डिफरेंट भी होते हैं। सो आई थिंक दोनों का रोल प्ले करते हैं। और अब तो जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें वो ये कहते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर प्लस जेनेटिक फैक्टर मिलते हैं तो फिर ही आपको इलनेस प्रेसिपिटेट करती हैं।
ये सिर्फ साइकेट्रिक इलनेस में नहीं है, ये आप मेडिकल की बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपको पता है कि अब इस शो पे हम बड़ी डिफरेंट एरियाज एस्पेक्ट्स करते हैं। अब डायबिटीज़ भी अगर एक पेरेंट को है तो आपको 50% चांस है, अगर आपके दोनों पेरेंट्स को है, अगर ग्रैंड पेरेंट्स को, तो 100% चांस है कि आप किसी ना किसी स्टेज पे डायबिटिक होंगे। हाँ, लेकिन आप उसको डिले कर सकते हैं। प्री डायबिटिक आपका जैसे ही रिपोर्ट्स टेस्ट आए आप अपने आप को खींच लें, यू कैन। उसी तरह डिप्रेशन और एंग्जाइटी को अगर आपको ऑलरेडी आप फोरवॉर्न्ड है तो आप उसे डील कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे मुश्किल सवाल पूछूंगी आपकी फील्ड से रिलेटेड। जी ज़रूर। आप साइकाइट्रिस्ट हैं, आप मेडिकली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं लोगों को दवाइयाँ। साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, व्यूअर्स, ये लोग आपको दवाइयाँ नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। हमेशा जब जाएं किसी माहिर नफ्सियात के पास, चेक करें कि किसके पास जा रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, जो भी आपने लाइफ कोचेस वगैरह, ये आपको वर्बल हेड तक गाइडेंस दे सकते हैं और आपको डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स वगैरह, वो आपको रेकमेंड भी कर सकते हैं कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, वो आपको दवाई देंगे, राइट डॉक्टर साहब? लेकिन साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट वगैरह नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते दवाई। ये मैं एक पब्लिक सर्विस मैसेज पहले व्यूअर्स को दे दूँ। नाउ बीइंग अ साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर साहब, दवाइयों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हाई स्ट्रेस लोगों को दवाई की तरफ फ़ौरन जाना चाहिए? देखिए, ना तो इसमें जो रिकमेंडेशन है ना वो डॉक्टर नबील की तरफ से है, ना वो किसी एक साइकेट्रिस्ट की तरफ से है। ये पूरी गाइडलाइन होती हैं। दो तरह की साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं। एक हम जिसको एज अ होल कहते हैं न्यूरोटिक इलनेस, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी आती हैं, और दूसरी साइकोटिक इलनेस आती हैं। सो साइकोटिक इलनेसेस में तो जनरली आप मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। जो न्यूरोटिक इलनेस हैं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, इसमें हम कैटेगराइज करते हैं पेशेंट के सिम्टम्स को। आर वी डीलिंग विद माइल्ड इलनेस, मॉडरेट और सिवियर? सो मॉडरेट और सिवियर में जनरली हम मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं। और लोगों का बहुत कॉन्सेप्ट है, जैसे दवाइयाँ लग जाती हैं, दवाइयाँ से नींद आती है, ये सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। दवाई का मकसद आपको नॉर्मल लाइफ में लेके आना है। और लोग जो इसे ट्रीटमेंट एक ज़माना होता था कि लोग दवाइयाँ लेते थे और बिल्कुल जैसे बुत बन जाते थे। पुरानी ज़माने की फिल्मों में भी हम आप अगर ऐसा देखें तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रीटिंग डॉक्टर कि वो इस मसले को हल करें। कि भाई अगर वो दवाई आपको जैसे कि सूट नहीं कर रही, वही दवाई हो सकता है कि आपका सगा भाई भी ले रहा हो और उसको अच्छे सूट कर गई। सो आप डॉक्टर से डिस्कस करें। दवाई का पर्पस आपको लाइफ में वापस लेके आना है। और ये अगर आप ट्रीटमेंट करवाएं, ट्रीटमेंट को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए तो बहुत सारे लोगों के लिए एक लाइफ चेंजर ट्रीटमेंट तो देखिए ना डॉक्टर साहब, कुछ लोग होते हैं उनसे पूरा ख़ानदान भी उनकी बातें करते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट से भी बात करते हैं। अब तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छा ज़माना है कि आप ऑनलाइन भी कंसल्टेशन कर देते हैं कि अगला बंदा अगर बिस्तरे से उठ के जा नहीं तैयार हो रहा, बिकॉज डिप्रेशन का बंदा, आपको पता है कभी कभी इतने वो तंग होते हैं डिप्रेस लोग कि उनसे तो लाइट कमरे की ऑन कर दे तो वो चीख उठते हैं कि भाई बंद कर दो, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, या बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं और सो रहे होते हैं और बस। तो ऐसे बंदे को घर से निकालना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए, ऐसी सिचुएशन में अब मैं इसी में एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज ऐसे इंडिविजुअल में अगर आप मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करते तो वो कैसे वापस ज़िंदगी की तरफ आएगा? और अगर वो जितना लंबा डिले करेंगे उतना मसला वो उतना लंबा बढ़ता जाएगा। सो इसमें बहुत बेहतर है कि अगर फ़र्ज़ करें पेशेंट नहीं आता तो आप डॉक्टर के पास आएँ और उनसे केस को डिस्कस करें। उनको बताएं कि ये हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो हमें इसको कैसे टेकअप करना चाहिए, और वो इसमें आपको गाइड करेंगे। एक चीज़ जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है डॉक्टर साहब, एक तो ऐसा साइकाइट्रिस्ट मुझे बताएं क्यों नहीं बैन लगवाते हैं आप लोग ये जो नफ्सियात की दवाइयाँ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अक्सर मिल जाती हैं। एक तो ये मुझे बताएं, और दूसरी बात, जो लोग एक दूसरे के नुस्खे इस्तेमाल करने शुरू हो जाते हैं, जैसे अम्मी को डिप्रेशन है, उन्होंने एक दवाई यूज़ की, उससे उन्हें बड़ा फ़र्क पड़ा, तो बेटी उनको डाउन लगी तो उन्होंने उसको भी शुरू करा दिया। अब नीयत तो बुरी नहीं होती, माँ तो माँ होती है, लेकिन इसके बारे में प्लीज़ गाइड, मिस यूज़ ऑफ दीज मेडिसिन। आई थिंक ये तो हमारा एक कल्चरल एस्पेक्ट है। आप किसी भी और ट्रीटमेंट में देख लें, किसी को अगर खांसी है तो लोग ऑटोमेटिकली ख़ुद से दूसरे फैमिली मेम्बर को खांसी होगी तो पहले ही प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर देंगे। सो सिमिलरली हमारे ट्रीटमेंट के साथ भी ऐसा होता है। लेकिन अगर आप अपने लव्ड वन को प्यार करते हैं तो प्लीज़ उनको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएं। एक डॉक्टर से कंसल्टेशन करवाने में आपको फ़ायदा होगा। हर एज की दवाई फ़र्क है। अगर एक आप खातून को दवाई देते हैं, चाइल्ड बेयरिंग एज में है, प्रेग्नेंट खातून है, उनकी दवाई फ़र्क है।
किसी को अगर मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट डिजीज़ है, तो उसकी मेडिसिन्स डिफरेंट होंगी। सो प्लीज़ अगर किसी को आप फील करते हैं तो मैं आपके प्रोग्राम से सबको मैसेज देना चाहूँगा कि डॉक्टर को कंसल्ट करें। हर टीचिंग हॉस्पिटल में साइकेट्री का ओपीडी अभी अवेलेबल है, हर टीचिंग हॉस्पिटल में साइकेट्री का वार्ड भी अवेलेबल है और 6 डेज़ अ वीक वहाँ पे कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाती है। आप लोग आएँ और उससे डायरेक्ट हेल्प लें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक फ़ाइनल चीज़ जिस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी, अक्सर एलोपैथिक डॉक्टर जिनके पास फॉर एग्जांपल आप जाते हो, जैसे इमरजेंसी रूम में आप गए, आपको खांसी ज़ुकाम लगी हुई है या बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब है, तो आपको अक्सर सोने की दवाइयाँ भी साथ लिख देते हैं या मसल रिलैक्सेंट लिख देते हैं। इसके बारे में मुझे बताएं, ये क्यों है? पहले तो ऐसे नहीं होता था डॉक्टर साहब, अब अक्सर, और शुक्र है कि नाम मैं पहचान लेती हूँ तो मैं फिर वो सच्ची बात है स्किप कर जाती हूँ, क्योंकि देखिए मुझे समझ नहीं आती, अगर मैं सो रही हूँ, मुझे नींद तकलीफ़ की वजह से नहीं आ रही, तो मैंने अगर दवाई ले ली तकलीफ़ वाली तो नींद तो मुझे वैसे ही आ जाएगी। तो चेक किए बगैर ही कि किसी को नींद आ रही है कि नहीं आ रही, उसको नींद की गोलियां या मसल रिलैक्सेंट देना, ये बहुत कॉमन हो गया। आपने देखे होंगे नुस्खे अक्सर लिखे होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आई थिंक इसको हमें इस तरह की प्रैक्टिस को डिस्करेज करना चाहिए। और पूछें डॉक्टर जब आपको लिख के दे नुस्खा कि डॉक्टर साहब ये किस चीज़ की है डॉक्टर साहब। और बाय द वे वाहिद चीज़ जहाँ पे गूगल का आरामद आता है वो इस मामले में आता है कि आपने दवाई का नाम लिखा और लिख दिया यूसिस, तो आपको आ जाएगा कि ये किस चीज़ के लिए आपको दी गई है। और जिधर नींद शींद की हो वहाँ पे एहतियात कर लें। आई थिंक इसमें आप डॉक्टर के ऊपर रखें, आप डॉक्टर से पूछें कि ये दवाई मुझे क्यों लिखी है, और उसको आंसर करना चाहिए कि वो दवाई क्यों प्रिस्क्राइब करना चाह रहा है, उसकी क्या नीड है। नींद की दवाई हम लोग भी कॉमनली लिखते हैं, लेकिन उसको हम साथ ही बता देते हैं कि इसको कैसे टेपर ऑफ करना है। कि भैया आपने 7 दिन लेनी है, उसके बाद आपने हर रोज़ आधी लेनी है, उसके बाद हर दूसरे दिन लेनी है और फिर 3-3 दिन के बाद आपने छोड़ देनी है। एग्जैक्टली। तो वो तो एक देखिए ना। और एक और चीज़ व्यूअर्स, ये जो दवाइयाँ होती हैं ना, जो माहिर नफ्सियात ने आपको रेकमेंड की होती हैं, एक साइकाइट्रिस्ट ने आपको लिख के दी होती हैं, उसका प्रोसीजर फॉलो किया करें। ये भी तो होता है ना कि ज़्यादा घबराहट हो रही है तो 2 गोलियाँ खा ली एक दिन, फिर सोते ही रह गए। बिल्कुल। एक्चुअली जब हम दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को कोई 50-60% रिस्पॉन्स आता है तो उसके बाद वो फॉलो अप ही नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जबकि अपनी दवाई को एडजस्ट करें, जब तक डॉक्टर ना कहे कि दिस इज़ योर फाइनल डोज, तब तक आप उसको वंस अ मंथ मिलें। और जब एक दफ़ा डोज फाइनल हो जाती है फिर डॉक्टर से पूछें कि कोर्स कितना कंटिन्यू रहेगा। डॉक्टर साहब, आपका फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स को? आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंटली, स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा है। एंजाइटी डिप्रेशन की फीलिंग्स हम सब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये आपकी ज़िंदगी का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है, इसके साथ हमने लेके चलना है। और ये इनके लिए आपको जनरली सिर्फ सपोर्टिव हेल्प की ज़रूरत होती है। और अगर एक सर्टेन लेवल से एक्सीड कर जाए और आपकी फंक्शनैलिटी डिक्लाइन साइड पे जाने लग जाए, दैट मीन्स यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प, जिसके लिए आपके पास सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप अपने कोई भी जो करीबी टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जाएं, वहाँ पे साइकेट्रिक सर्विसेज अवेलेबल हैं और आप प्रोफेशनल को चेक करवाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। व्यूअर्स, डॉक्टर नबील इबाद जैसे भले पढ़े लिखे मुस्निद डॉक्टर इस दुनिया में अवेलेबल हैं। बेहतर यही होता है कि ऐसे लोगों से रब्ता करें। अक्सर लोग जो है ना हकीम के पास चले जाएंगे। देखिए, आपने हिकमत को यूज़ करना है, आप ज़रूर यूज़ करें। हकीम भी अक्सर कहते हैं कि साथ साथ आप अपनी जो मेडिसिन आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया आप वो डेफिनेटली यूज़ करें साथ साथ। लेकिन नफ्सियात के मैंने ऐसे ऐसे सीरियस प्रॉब्लम्स देखे हैं। एक ज़माने में मैं फाउंटेन हाउस जाया करती थी व्यूअर्स, वहाँ पे इतने पेशेंट्स थे जो थे स्किज़ोफ्रेनिक, लेकिन उनको दरख्तों से बांध दिया गया और वो ऑलरेडी एक जहनी दबाव और एक जहनी बीमारी का शिकार, ऊपर से दरख्तों से बांध के पीटना शुरू कर दिया, मंजियों पे पीटना शुरू कर दिया, उनको करंट देने शुरू कर दिए कि इसके अंदर कोई, इसके ऊपर कोई साया है या भूत प्रेत है या इसको जिन है या व्हाटएवर। देखिए व्यूअर्स, पहले प्रॉपर मेडिकल इलाज करें, चेक कराएं, राइट डॉक्टर्स के पास लेके जाएं। फिर अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसका रूहानी इलाज भी ज़रूर करा ले। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जान है तो जहान है। अगर कोई जहनी दबाव का शिकार है तो उसको, अगर वो खुद नहीं अपने आप को पहुंचा पा रहा तो घर वाले इसकी जिम्मेदारी उठाएं, उसको लेके जाएं। देखिए, घोड़ा पानी तक हम ले जाते हैं, वो पानी ना पिए तो फिर उसके बारे में अगला सोचा जा सकता है, उसको आगे उस जगह तक पहुँचाएँ। तो जो लोग जहनी दबाव का शिकार होते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं आपको बता रही हूँ व्यूअर्स, ज़िंदगी जीने का क्या, आँख खोलने का सुबह दिल नहीं चाहता कभी कभी। सही दवाइयाँ, सही डॉक्टर्स आपको ज़िंदगी की तरफ वापस ले आते हैं अल्लाह ताला की मर्ज़ी से। ब्रेक के बाद वापस आएंगे,
कुछ म्यूजिक और हल्ले गुल्ले से वापसी होगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज तो हमारा पूरा प्रोग्राम ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे है और मोटिवेशन पे है। तो आज 3 बहुत मोटिवेशनल पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं। एक मेरी फील्ड से ही रिलेटेड है, मीडिया से, उनसे मुलाकात कराएंगे। वो एंट्री भी अपने क्राफ्ट के साथ ही करती हैं, इसलिए उनको हमने ज़रा होल्ड कर दिया। बिल्कुल शुरू में शो के हमने एक ही बात की व्यूअर्स कि आइडिया होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। कभी कभी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे भी काम चल जाता है और कभी कभी बड़ी कम इन्वेस्टमेंट पे भी बड़ा अच्छा काम निकल आता है। उसका तरीका आना चाहिए। तो मोटिवेट करने के लिए ख़वातीन को भी, मर्द हज़रात को भी, ट्रांसजेंडर सबको मोटिवेट करने के लिए आज 3 डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को बुलाया। शहराम सईद हमारे साथ हैं, लेदर प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं। अब देखें ना, लेदर के प्रोडक्ट तो पूरी दुनिया में बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान से अक्सर आपने देखा होगा कि लेदर की जैकेट्स पाकिस्तान की बनी हुई बाहर के ममालिक में आपको मिलती हैं। लेकिन लेदर की जैकेट्स के अलावा कितनी चीज़ें हैं तो लेदर की बनती हैं, लेकिन हम जैकेट से बाहर नहीं निकल पाते। ब्रीफ केसेस हो गए, बेल्ट्स हो गई, ख़वातीन के हैंड बैग्स देखें भाई, 40-40 हज़ार डॉलर के भी प्योर लेदर के हैंड स्टिच बैग्स मिलते हैं, जेन्युइन मिलते हैं। ब्रांड का नाम नहीं लूँगी लेकिन मिलते हैं। सो द पॉइंट इज़ बहुत पैसा है बनाने के लिए, लेकिन आइडिया चाहिए था ना, जो शहराम सईद के पास था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो प्राउड ऑफ यू शहराम। आप यू गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, और अब तो जो आप नई चीज़ें लेके आए हैं, आप नई इनोवेशंस के साथ लाए हैं। जी बिल्कुल। सो वो हम बात करेंगे, बट वेलकम टू द शो। थैंक यू। देन वी हैव विद अस हमारी प्यारी जान, जो हमारे शो पे रेगुलरली हम इनको बुलाते हैं सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज इनको मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बुलाया है। अरिहा ईमान है। अब देखें, इनकी डिग्री थी केमिकल इंजीनियरिंग में और एक होम डेकोर आर्टिस्ट है और बेहतरीन होम डेकोर आर्टिस्ट है। रिया की स्टोरी पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनका दिल था कि भाई मैं घर को भी टाइम दूँ, कुछ फैमिली के साथ वक्त गुजारूँ, कुछ ऐसी चीज़ें करूँ जिनसे पैसे तो चलो बन जाएं, लेकिन थोड़ा मैं होम को भी फोकस में लेके आ पाऊँ। और कहाँ केमिकल इंजीनियरिंग और कहाँ होम डेकोर एक्सपर्ट, कि होम डेकोर एक्सपर्ट जो है वो केमिकल इंजीनियर की किसी भी तनख्वाह से ज़्यादा कमा रही है पैसे, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रिया। वालेकुम अस्सलाम। अब देखो ना रिया, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपकी बात सुन के मैं यही सोच रही थी कि ये लोग जब सक्सेस पे पहुंच जाते हैं वो स्टोरी बहुत शेयर की जाती हैं, लेकिन जिस जर्नी से गुजर के कोई भी इंसान सक्सेस हासिल करता है वो जर्नी नहीं शेयर की जाती। अब देखिए ना, आप दोनों एक तरह से मिड पे हैं। आपको बिल्कुल लोग ऐसे ही है। जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, घर क्या फैमिली के सारे सिलसिले अच्छे चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप बिल्कुल उस स्टेज पे हैं जहाँ पे इंशाल्लाह एक कई चीज़ हिट होनी है और आपने क्रेजी वायरल से क्रेजी वायरल हो जाए। बिल्कुल ऐसा वही तो बात है ना व्यूअर्स, अल्लाह ताला हमेशा सुनते हैं, लेकिन राइट टाइम पे सुनते हैं। और उसमें ये देखना ज़रूरी है कि आप रोज़ी रोटी अपनी हलाल कर रहे हैं, लोगों के साथ अच्छे से चल रहे हैं, किसी का हक तो नहीं मार रहे। राइट टाइम पे आपको कामयाबी मिलेगी। एंड बाय द वे व्यूअर्स, 3 लोग तो अभी हमें ज्वाइन करें। शो की शुरुआत से एक मोटिवेशनल पर्सनैलिटी हमारे साथ ऑलरेडी है, शेफ आमना। ये सारे कामयाब लोग हैं। मैंने अपने हुनर, अपने टैलेंट को अपनी रोज़ी रोटी का तरीका बना दिया। मैं स्कूल में पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, शहनाम ने अपने टैलेंट को पकड़ लिया, उन्होंने तालीम हासिल की एक डिफरेंट किस्म की, वो दूसरी तरफ निकल गई, आपने भी। और अब मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त जो अपने गाने पे ही एंट्री देंगी, एक बेहतरीन सिंगर, एक एंटरप्रेन्योर, जिनके माशाल्लाह हस्बैंड बड़े कामयाब हैं और वो एक बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। लेकिन जब मैंने उससे पूछा तू क्यों करी, कहती है यार शौक था और अपने पैसे कमाने का अपना ही मज़ा है यार। और अब इंटरनेशनली जाके वीडियोस बनाती हैं, उसके पैसे कहीं से तो आ रहे हैं ना, कमा रही हैं तो आ रहे हैं। तो वही वाली चीज़ है ना कि हर बंदा अपने टैलेंट से करोड़ों लाखों खर्च किए बगैर भी पैसे कमा सकता है। ये बात ऐसे ही है। ये अल्लाह पे तवक्कुल हो, आपका खुद पे बिलीव हो, और सबसे बड़ी चीज़ आपने चलते रहना है, लोगों की बातों से डीमोटिवेट नहीं होना। ओके, आप दोनों की स्टोरीज ईमान के गाने के बाद आएंगी जी श्योर, क्योंकि देखे जब सहेली सेट पे आ रही होती है ना और ऐसी सहेली आ रही होती है तो हमें बैक डाउन करना पड़ता है। बिल्कुल तो भाई वेलकम करते हैं ईमान फातिमा को। एवे ते हमें सही बीबी, एवे ते हमें सही, आ जाओ तुसे एवे आके बह जाओ, ये थोड़ा सा भरो। अच्छा ईमान, हाँ जी, आज
हैरान कुन बात है, लेकिन आपको मोटिवेशन के पर्पस से बुलाया गया है। जी जी ठीक। वरना नॉर्मली हमें यही होता है कि ओए मान आएगी, रौनक लगाएगी, हल्ला गुल्ला करे, रौनक आज भी लानी। रौनक आज भी लानी। लेकिन एक बात बताऊं ईमान, हर बंदा ये सोचता है कि ओ इतनी महंगी महंगी वीडियो बना दी है, कर दिया, वो कर दी है, ऐदा मियाँ करता होगा। मुझे पता है ना व्यूअर्स, मुझे पता है कि ये कितना एफर्ट करती है, ये कितनी मेहनत करती है। बिल्कुल। भाई घर पे आके काम से फ्री होकर रेस्ट कर रहे होते, ऑब्वियसली बिजनेसमैन है, अपना काम है, अपने हिसाब से चलते हैं। ये सारा दिन इवेंट्स, काम शाम, ये वो, रात को जाके अपने गानों की रिकॉर्डिंग्स, ये बम्बीरी की तरह कॉन्स्टेंटली घूमती रहती है। बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। मुझे इसकी अच्छी, देखिए अपने दोस्तों की अच्छी आदतें आपको बतानी चाहिए, जी ये एक अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ रख रखाव भी मैंने आपको करते हुए देखा है। बहुत घर में 100 बंदे का, 150 बंदे का खाना है, जी, जी। भाई का कोई हाँ जी, डिनर था या बिल्कुल कोई चीज ऐसे थी, और ये लड़की, हमारा भी कोई प्रोग्राम था तो इसने हमारे साथ आई है, साथ बैठी है, वहाँ से बैठ के फ़ोन पे से चीज़ें हैंडल की हैं, स्टूडियो गई है, वहाँ पे अपना बाकी का गाने का काम किया, घर गई है, हस्बैंड की सारी चीज़ें देखी, वहाँ से फ्री होके उनको सेट करके, क्योंकि मर्दों का सिचुएशन हाँ थी, वहाँ जी। से निकली और वापस हमारे पास आ गए। देखो जी जी रिश्तों पे भी मेहनत करनी बिल्कुल। पड़ती है, उनके बगैर तो कुछ भी नहीं। उनके बगैर भी कुछ नहीं है, हर एस्पेक्ट में काम बिल्कुल। के साथ साथ। अच्छा, क्योंकि हमारे साथ एक यंग मैन है जिनको मौका नहीं मिलना बातें नहीं। करने का इतनी खवातीन में, तो मैं चाह रही हूँ नहीं, दवांगे, कि दवांगे। शहराम को हम पहले अपनी कहानी सुनाने का मौका। देखिए शहराम, पहले मैंने आपसे आपकी बिजनेस की भी बात की हुई है, जी। अपनी कहानी मुझे बताए। क्या अम्मी अब्बू ने बहुत से पैसे दे दिए थे और आपने फिर अपनी लेदर बिजनेस स्टार्ट कर ली? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने एक असल में अपनी थोड़े जो यूनि- बर्गर लुकिंग बच्चे भी होते हैं ना, उनके बारे में ये भी लोग प्रिज्यूम कर लेते हैं पापा ने देते होंगे। हाँ हाँ सही। नहीं, मैंने अपना जो स्टार्ट लिया था वो अपनी डिग्री के अंदर ही ले लिया था, और मुझे 9 साल हो गए अब काम करते हुए। स्टार्ट कैसे लिया? देखो वो पहला कदम उठाते हुए लोगों को नहीं समझ आती ना क्या करें। जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था तो एक लेदर का प्रोजेक्ट मिला था मुझे, अच्छा, तो वहाँ से मैंने रिसर्च की और मैंने ये प्रोडक्ट्स देखी, इस पे मेहनत ज़्यादा है और चीज़ बड़ी अच्छी और फैसिनेट निकलती है। तो उसमें हम लोगों ने, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता गया, लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, मेरे टीचर्स ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, फिर मैंने इसको एज अ बिज़नेस ले लिया और बड़ी कम इन्वेस्टमेंट पे मैंने इसको स्टार्ट किया, सिर्फ और सिर्फ 10,000 पे। डॉलर? नहीं, रुपीज़। पाकिस्तान? जी। आहो ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ लाखा करोड़ा की बिजनेस नहीं चली, और मुंडे ने 10,000 चला दी। यही तो कह रही हूँ व्यूअर्स, यही तो कह रही हूँ। एक छोटे से लड़के ने यूनिवर्सिटी के ज़माने में, बिल्कुल अब ईमान यही तो है हमारे हीरोज़। सही बात असल है। हाईलाइट तो इनको हमें करना इनको, चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल। यंग बच्चे जो, देखो यंग बच्चा ही है हाँ ना, जी, बिल्कुल। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किए 9 साल हो गए, नहीं 9 साल। 9 साल 9 साल हो गए, और उसी के दौरान आपने उसी के काम शुरू दौरान। कर दिया था। प्रॉब्ली लास्ट आपका प्रोजेक्ट होगा या कुछ 2021 में मैं ग्रेजुएट हुआ। 2021 में? 1 तो 2020 तो 3 साल हो गए graduate। नहीं, यूनिवर्सिटी के दौरान ही करना शुरू कर दिया था ना, अभी फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा। तो ये देखें ना व्यूअर्स, ये देखें, बात ये भी है- समझदार बच्चों की बात है ना। अगर कोई ऐसे वैसे होते तो वो कहते चल ठीक है, बस पढ़ाई के नहीं, दौरान मुझे किया। शुरू से ही लेकिन- बाहर घूमने फिरने का शौक नहीं था। हाँ तो बस मेहनती बच्चा था। ये बात नहीं है सिर्फ ईमान, मैं भी कौन सा पता, देखो हर बच्चा पढ़ाकू नहीं होता, हर बच्चा उस तरह से मेहनती नहीं होता। ही हैड एन आइडिया, मेहनत से ज़्यादा हिम्मत वाले हैं। हाँ सही बात है। हिम्मत की मेहनत तो मजदूर, हमारे मजदूर भाई हम बिल्कुल है। सबसे कई गुना ज़्यादा- ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा करते। मेहनत के साथ साथ आइडिया और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं कुछ डिस्कस करना है भी आपसे, लेकिन ज़रा उधर मैं रिया से पूछ रही हूँ, ये वो उधर- ग्रीन वाला कितना मजे का मैं है। अभी जा रही हूँ, हौसला करें। गिफ्ट भी देना ही अच्छा। ना ना, एनू कुछ नहीं देना है, हर वक्त यही कर इत्थे दिया वंड के भी है। जाने इसलिए इसको सारे किसी नू। एंटरप्रेन्योर के साथ नहीं बुलाते, हर चीज़ के एक पुर्जा उठा के आपने भी गिफ्ट करना अच्छा। अच्छा कंटिन्यू टू टॉक। इसके मुंह पे ना स्टिकर लगा देना है, कहना है ले, हम मुंह ना कोई धो। बात नहीं। इसको वैसे ही मसला है मुंह मैं धोने से। मेरे ख्याल में जो और दो तीन चीज़ें जो इसमें और मैटर करती है ना आपके आइडिया के साथ साथ, वो ये है अडेप्टेशन टू योर न्यू आइडिया। आपको शायद याद हो, जब मैं शुरू में आती थी मेरे आइडियाज़ तो जो लिमिटेड थे। मैं काम करती थी क्ले का, मैंने देखा अब ट्रेंड नहीं रहा, मैं चाहती तो बैठ जाती, लो जी अब क्ले का तो ट्रेंड नहीं रहा, छोड़ दो इसको, ख़त्म कर दो। लेकिन हमने मैंने शो पे कितनी दफ़ा क्ले की चीज़ें बनाई हैं। बिल्कुल, वो उस टाइम ट्रेंड था, एकदम से इन हुआ था क्ले की हैंड उसके बाद रेजिन बहुत इन हुआ। रेजिन बहुत इन हुआ,
उसके बाद ये कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये डेको पेज हो गया, ये टेक्स्ट स्कल्पचर आर्ट हो गया, टेक्सचर आर्ट हो गया, टेक्सचर पेंटिंग, इसको आपने साथ साथ अडेप्ट करते जाना है ताकि आप साथ साथ इन रहो ट्रेंड्स के साथ, क्योंकि जाहिर है आप ट्रेंड्स के साथ इन रहते हो, आपके पास एक एडिशनल चीज़ अब होती है। कितने मजे की बात है, ये आपको भी अप्लाई करती है एज अ सिंगर एंड एज एन आर्टिस्ट, ये आपको अप्लाई करती है एज अ आर्टिस्ट जो अपने हाथ से काम करता है, ये आपको भी अप्लाई करती है, ये मुझे भी अप्लाई करती है, क्योंकि अगर मेरा होस्टिंग का स्टाइल डे 1 से लेकर आज तक यही है, तो फिर क्या एक्साइटिंग, क्या मजे की चीज, री इन्वेंट करना पड़ता है अपने आप को। जरूरी है। लंबी रेस का घोड़ा बनना है या वन हिट वंडर बनना है, लाइक 1 पाउंड फिश एंड आई टू आई, याद है गाना? ਉਹਦੇ बाद एक और गाना आया सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी बड़ी एक्साइटमेंट हुई थी। अल्लाह का शुक्र है तीसरे पे किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। लेकिन बात यह है कि आप देखें वो कितना अक्लमंद आदमी है, उसने उस पर भी पैसे बना लिए। मुझे हर बंदा का बुलाएं शो पे, मैंने कहा देखें पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क है, जरूर बुलाऊं, लेकिन अच्छा गा सके तो। भाई इधर से कितने बड़े बड़े लेजेंड आर्टिस्ट निकले, हाँ हंसी मजाक की बात तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एक प्रोफेशनल काम में और एक अनप्रोफेशनल काम में ये फ़र्क आ जाता है यार, लोग कहते हैं फन के लिए बुला लो उसको, और हमारा वो मिजाज नहीं है। हम लोगों, आपको पता ही है, आप कितने देर से आ रहे हो ईमान, आप तो फ्रेंड्स, आमना को भी पता है, हमारा कभी भी मॉर्निंग एट होम में ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि किसी को बुला के उसको जलील करो। आपकी स्टोरी की तरफ आना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम क्योंकि बात भी कर रहे हैं और मेरे वाला ना मौका भी सही है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मेरा, हाँ मेरे वाला आना कि इनकी तरफ आपने इशारा मेरी नहीं, आपकी वाला आके मैंने करना क्या है, सोचने की बात है ना। हम अगर आप आए ताकि आप हमें क्लीन वो मिल जाए, और आप जो चीज़ें लेके आए कुछ उसके बारे में हमें बताएं। वो जो आपने किया हुआ ना एक बैग ब्राउन वाला, अच्छा, उसके पीछे आ जाएं, अपनी दुकान के पीछे आके पहले हमें अपने बैग्स के बारे में बताएं। ये हमने आपकी दुकान लगाई है क्योंकि आई वांट कि आप करें ताकि हमारे कैमरों को एंगल सही मिले। रियली नाइस, मजे का है ना, रियली रियली नाइस। ये एक हॉर्न है जो बारासिंगा होता है, उसकी स्कल को लेके मैंने एक इनोवेशन खोपड़ी को लेके आपने? जी, खोपड़ी को लेके एक इनोवेशन की है, क्योंकि काफ़ी लोग ज़्यादा विंटेज के ऊपर काम करते हैं। और आपने टेक्सचर भी इतना अमेजिंग दिया कि ये जो बाल वाला जो आपने लेदर लगाया है, आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ खाली एक तरफ डेड और एक तरफ अलाइव। वाओ, द होल थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। देखो आर्ट तो फिर यही है ना व्यूअर्स, अब आपने एक ऐसी चीज़ खरीदनी है जो आप लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, अच्छी तरीके से लेदर को यूज़ करें तो 40 क्या 100 साल भी 100 साल भी 500 साल, और ये बायोडिग्रेडेबल है। एग्जैक्टली, क्योंकि नेचुरल है। क्योंकि नेचुरल है। ऑसम, सस्टेनेबल फैशन। सस्टेनेबल फैशन, और कभी भी इसका डल नहीं हुआ और ये डल नहीं होगा। और उसके साथ साथ ये ऐसी चीज़ है जो आप अपने बच्चों को पास ऑन कर सकते हैं एक ऐसे ज़माने में जहाँ पे डिस्पोजेबल फैशन आ गया। बिल्कुल। एनो ग्रीन बड़ा ही अच्छा लग रहा है हमारे व्यूअर को, ग्रीन कितना मजे का लग रहा है। वेरी कूल। गिफ्ट करके ही जाना है। चुप कर जाए, इतनी महंगी चीज़ें गिफ्ट कर दें बंदा बंद। हाँ अच्छा, वेरी नाइस। तो अच्छा, खुद इतने महंगे महंगे गिफ्ट देती है, ऑनर इस तरह की हरकतें करती है। अच्छा थैंक यू। ये जो बैकपैक है जेंट्स का, जो अच्छा नाल जेंट्स बना दिया। नहीं, जेंट्स का ही है। अच्छा, ये वाला जेंट्स के लिए, इसकी शेप देखो ना जान, जेंट्स है। अगर लेडीज होता थोड़ा मिनिमल होता, थोड़ा मिनिमलिस्टिक होता। अच्छा, और इसके ऊपर जो आपने ये शेरिडन फ्लोरल आर्ट है। अच्छा जी, इसके अंदर ये ऐसा एक बंदा था जो अपनी ड्राइंग्स बनाते बनाते मर गया। वो एक आर्टिस्ट था, बहुत ही एक यूनिक आर्टिस्ट था। कहाँ का? ये लाहौर का ही। लाहौर का। उसकी डेथ हुई कैंसर से। ओह दैट्स वेरी सैड। ओह वाओ, सो ये 2 कलर्स हैं, मैरून में आ गया था और एक ब्लू में आ गया था। I love both of them, they're gorgeous और ऑथेंटिक। जब लेदर के कलर के करीब हो तो मजा। ए बेल्ट ते उत्ते की कीता है? ये रेसलिंग बेल्ट्स हैं। ओह अच्छा, जो WWE के अंदर असल में बन के पाकिस्तान से ही जाती हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ हुआ है स्टिकर वगैरह, और थैले ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ है? ये केमिकल्स हाय हैं जो मैं इसके साथ इस्तेमाल करता हूँ, और लोकली आपको बाहर से केमिकल मंगा के इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। हमारे पाकिस्तान में एक ऐसी फर्म्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल के केमिकल्स बनाती हैं। अच्छा, अब एक मुझे वो बैग दिखा दो। और यार तुमने टेबल भी मोड़ के दिखाया, मैं जान के नहीं उठ रही ताकि हम दिखा सके चीज़ें, ताकि आपका फ्रेम ना ख़राब हो।
बिल्कुल भी आप अपनी चीज ये मैंने- होता है ना, कभी आर्टिस्ट को कह दो अपना आर्ट दिखा दो तो उसको कुछ होना शुरू हो जाता है। ये टेबल टॉप है, कॉफी टेबल। वेरी वेरी कूल भाई, टोटल मैक्सिकन इंस्पायर्ड कैक्टस काइंड ऑफ कूल। बिल्कुल ऐसे ही। ये जितना भी इसका डिज़ाइन का स्ट्रक्चर है वो सारा मैक्सिकन आर्ट है। ब्यूटीफुल। ये कॉफ़ी टेबल्स हैं जो आप अपने साइड पे रखें, ये तैयार हैं और ये कर रहे हैं हम। It's beautiful. It's absolutely gorgeous. And by the way, your work has improved over time. लेकिन वो वाला briefcase दिखा के मैं ब्रेक पे जाऊंगी। ठीक है। What is this? ये इसके टूल अंदर बैग आपने- है। यार इधर रख। ये कितना इधर रख, मजे मेरा का है बेटा ना? इधर रख। आय हाय हाय मैं सब लॉक भी लगा हुआ है इसके अंदर। लुक एट हाउ ब्यूटीफुल। अब व्यूअर्स आप ये देखें कि कितने किस्म के टेक्सचर्स इस्तेमाल किए हैं। उसमें कार्विंग भी हुई है, यानी कि कट करके उसको प्लेट भी किया हुआ है, स्मूथ लेदर भी है। फिर वो जो इसको क्या बुलाते हैं हम, इसको क्या? ये वेजिटेबल लेदर। हाँ, ये देखें ना, अब डिफरेंट किस्म की चीजें कंबाइन की हुई हैं, बिल्कुल ऐसे। डिफरेंट टेक्सचर्स को। और ये इसके अंदर क्या लगा ये कंपस लगी हुई है जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट लगा। इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। थैंक यू वेरी मच। लास्ट टाइम की चीज़ों में और अब की चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क। बिल्कुल, मैं मेहनत करता रहा और आगे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करता रहा। मैंने डिसहार्ट नहीं हुआ, लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, नहीं बिकेगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। और आज शुक्र अल्लाह का, मैंने एक मशीन से स्टार्ट किया था और आज माशाल्लाह मेरे पास 15 मशीन। 15 मशीनें और माशाल्लाह इंटरनेशनली लोग मांग बिल्कुल। के पर्सनलाइज चीज़ें बनवाते हैं इनसे। वाह वाह वाह। बिल्कुल। दिल खुश हो जाता है ना अपने यंग बच्चों को इस तरह कामयाब होते हुए देख। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। Thank you very much. ब्रेक की तरफ जाएंगे। ये ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जाहिर ही ईमान का गाना होगा। ईमान हो और गाना ना हो और बातें ना हो और डिमांड ना हो लोगों की चीज़ों की, तो ये हो नहीं सकता। तो आज इनकी एक ही ख्वाहिश पूरी होगी, वो होगी गाने की। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखते हैं ईमान अब हमें क्या सुनाती है।
विच पाया लोको मैं मर चलिया हीरा वांग शुदाइयां हाल मिजा विच सुंजियां गलियां मैनू यार नजर ना आवे लोको मैं मर चलिया मैनू यार नजर ना आवे लोको मैं मर चलिया मैनू यार नजर ना आवे लोको मैं मर चलिया क्या बात है, एब्सोल्युटली गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, थैंक यू। ऑसम। आइए बैठिए मैम। सोच नहीं रही कि मैं इतनी इज्जत क्यों दे रही हूँ? टेंशन नहीं हो रही नहीं कि अब ये क्या करने वाली है मेरे साथ? धमाका। इसको तो पता है मेरे पंगे नहीं खत्म होते। इधर आना सहेली, 2 मिनट उसको छोड़, अपने वो मैंने फ्रेम लगा बनाने के लिए आपको खड़ा कर दिया। आजा मेरी दोस्त, सबसे पहले तो मेरी जान आ जाओ। हम सबसे पहले ये बताओ कि हमारे पास क्या है ये। आई वांट टू एक एक करके जरा चीज़ें दिखाते हैं। लास्ट टाइम ना मुझे लोगों ने बहुत कहा कि वो आई है पूरी, वहाँ पे एक दुकान लगी हुई थी और आपने चीज़ें नहीं दिखाई। इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि बेटा आपकी भी चीज़ें मैं दिखाऊं, बिकॉज वो जो एक यूनिकनेस है इस काम की वो अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है। जहाँ पे वो एक बड़ा यूनिक काम है, होम डेकोर की भी चीज़ों में छोटी छोटी मोमेंट्स होती हैं बिल्कुल ऐसा ही जो है। आप मिस कर जाते हैं जब आप उनको देखते नहीं हैं। जी, अच्छा जी, ये तो हमारे पास क्लॉक है। हाँ जी। बेसिकली ये की होल्डर एंड वॉल हैंगिंग, गेस करें, शीशा। ये बेसिकली बच्चियों की पिन्स हैंग करने के लिए मैंने डिज़ाइन किया, ओह हाउ कूल, अलॉन्ग विद चूड़ियाँ, हेयर बैंड और उसकी बट छोटी ये बच्ची- बट ये आप इस तरह भी तो लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं की चैन हैंग करने के लिए या वो, लेकिन जो बेसिक इसका पर्पस था वो ये लाइक छोटी छोटी बच्चियों की पिन्स और वो सब कुछ रखने के Oh, लिए। how और वो cute. मेरी अपनी बच्चियां ना माशाल्लाह छोटी छोटी, तो मुझे अंदाजा है वो पिने कितनी जल्दी गुम हो जाती इधर-उधर होती हैं तो हाँ। ये फोनिया देखो, पिने ये हाँ दुकान पे आ जाओ। मैं पता नहीं क्यों नहीं आ रही, मैं मतलब इतनी मैं मोहब्बत दे के गई हूँ और लड़की आई नहीं रही दुकान पे। ये एक्चुअली तुम्हारा है, ये जो पहले 2 वर्ड्स लिखे हुए ना तुम्हारे लिए, सबर एंड शुक्र, ये मेरी सहेली के लिए। अच्छा ये की ऑफ लाइफ है वैसे, सबर करें, शुक्र करें और फिर अल्लाह पे तवक्कल करके नहीं, जो अल्लाह दिल पे चाहता है तवक्कुल तो करें। हमने विदाउट एनी क्वेश्चन ही करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सबर शुक्र का इसको हमने सिखाना है अभी। बिल्कुल I ऐसा love ही है। this. Beautiful. और देखो ईमान, जैसे कि हम लोगों के घरों में जिस तरह कोई हमने जैसे कि कोई इमेज या कोई तस्वीर दे दी और कहा कि यार ये बना दो। अच्छा जैसे हस्बैंड वाइफ है, नई नई शादी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही आपने उसको शादी की बिल्कुल तस्वीर को सुपर इम्पोज कर दिया। और उसको एज अ वाह वाह वाह, क्या बात है ना। और देखो घड़ी, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि घड़ियां आउट ऑफ फैशन हो गई, अब तो फोनों पे ये वो, आई एम सॉरी, ये हर जगह कहीं ना कहीं, चाहे किचन में या मेन बेडरूम में, कहीं ना कहीं घड़ी जरूर लगी होती है। ऐसा ही है, बिल्कुल उसको ऐसा ही है। आइडिया आ रहा है कि ये मैं अपनी वॉचेस में इंप्लीमेंट करता हूँ। लेदर को तो मुझे पता है तुम क्या साइंस अपने दिमाग में मारे हो बेटा, तेरी शक्ल में क्या चल रहा है मुझे नजर आ रहा है। एक सेकंड, व्हाई डोंट आई स्टार्ट मेकिंग वॉचेस विद अ लेदर आउट? इट्स डूएबल, इट्स अ फन कॉन्सेप्ट, व्हाई नॉट? बिल्कुल ऐसा ही है। फ्रीडम इज अ स्टेटमेंट। सो कोई स्टेटमेंट आपको अच्छी लगती है, कुछ भी चीज़ आप लगती है? बिल्कुल अपनी अच्छा, जब आप होम या बेस्ड बिजनेस ड्रेसिंग करते टेबल हैं के ऊपर कोई बिल्कुल चीज ऐसा ही है। हैंगिंग्स बिल्कुल। जब आप होम बेस्ड बिजनेस करते हैं उसमें पर्सनलाइज्ड आप जब कोई चीज़ करते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, क्योंकि ज़ाहिर है कस्टमाइज्ड, आप बल्क में कोई भी आपको कस्टमाइज नहीं करके देगा चीज़। सही। तो जब आप स्टार्टअप लेते हो, अब ये सोचा करें कि हम ये पहले थॉट जो आते हैं ना, ये हमसे किसने लेनी है, बाजार में तो मिल रही है, यही सोच आती है ना पहले जब स्टार्टअप लेने लगो। लेकिन जब आप ये चीज़ ऐड करते जाओ ना, अब किसी आपने पर्सनलाइज चीज़ बनवानी है, आप बाजार से ढूंढने मिलेगी ना, नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको हम जैसे आपके साथ मेरे पास एक आइडिया है जो मैंने आपसे आज डिस्कस करना है शो के बाद, और अगर आप मान गए तो वो व्यूअर्स के लिए एक सरप्राइज होगा आगे जाके। मुझे एक आइडिया है और मुझे लग रहा है तुम्हें समझ आ गई है। मेरी ना जहन में भी सोच नहीं आई होती, ईमान को एकदम से लाम हो जाता है। ये कह रही हाय मैं सदके मेरी सहेली हांडी तैयार करी खड़ी है, बता दे मेरी दो वो। आज हम कोशिश करें कि हम अपने बच्चे को इग्नोर ना करें, लेकिन वो ये ना फील करे कि ये बहुत सी आंटियां जो है ना इसको पागल कर रही हैं। खराब कीते सी तो ही सहेली है ना। अच्छा तो तुझे आंटी का बता दो, हम तब तक अपनी डेकोरेशन से कर रहे हैं। हाँ जी जी हमारा जो है अभी इस टाइम पे बारबेक्यू राइस बिल्कुल रेडी हो गए हैं और इसकी मैंने गरम गरम अभी लेयरिंग कर दी और इसको गरम गरम ही हम सर्व कर देंगे। राइस है, उसके ऊपर वेजिटेबल्स की लेयरिंग है एंड देन ऊपर हमने जो अपना ग्रिल्ड चिकन है वो इसमें ऐड किया है और उसके ऊपर हमने सॉस drizzle कर दी है। इट्स गुड टू गो। एब्सोल्युटली ऑसम। अब मैं यहाँ पे आना, खेड़ी जा रही है कुड़ी। ये देखिए ना, मैं आपको दिखाने लगी थी।
I love this. I love this. I'll tell you why I love this. क्योंकि होता था जब मैं बाहर जाती थी ना कनाडा वगैरह अमेरिका वगैरह इस तरह के रीत बने हुए होते थे क्रिसमस पे, तो मैं कहती थी यार सिर्फ क्रिसमस पे ये लोग लगा लेते हैं, तो ऐसे तो घरों के बाहर होने चाहिए। तो कितना प्रिटी लगता है कि कोई एंटर हुए तो आपके दरवाजे पे आपके सामने के फ्रंट डोर पे एंड गेस व्हाट, इसमें आप कस्टमाइजेशन करवाएं, फिर सोचें along with your name plate like something या कोटेशन या कुछ भी। कितना प्यारा, और ये कितना प्यारा है, लिव एवरी मोमेंट, लाफ एवरी डे, लव बियॉन्ड वर्ड्स। क्या बात है यार, ब्यूटीफुल। अच्छा यहाँ पे क्या कर रही थी जो मैंने अच्छा मैं उठा ना लिया? फ्रेम बना रही थी, मैंने कहा ये बड़ा टाइम कम मजे है तो का मैंने स्टार्ट कर दिया। हाँ मोबाइल बना हुआ है ना? नहीं बाजी फटी है, ਇਹ फटी है लेकिन मोबाइल नहीं काम ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, बताओ कि मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। आप दो, उन्हें कहा मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, मैं जरा हाँ उन्हें को मामा आ रही है आप वेट कर, बह जा तू कुड़ी ठीक नहीं है ਇੱਥੇ ਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ खत्म हुआ तेरे को ले जाएंगे। अच्छा मैंने स्टार्ट किया था फ्रेम बनाना क्योंकि टाइम कम था तो मैंने स्टार्ट कर दिया। इसके लिए मैंने बेस ली, एक बेसिक एक्रेलिक की शीट है। उसके ऊपर जो ट्रिकी चीज़ थी वो ये है कि मैंने जब ये बैक साइड लगाई है तो मैंने इस टेप से लगाई है जो थोड़ी थिक है, ठीक है, ताकि डबल टेप, ताकि डबल टेप ये भी है, ये भी, लेकिन ये थोड़ी थिक है ताकि ये अंदर इजीली आप जब फोटो चेंज करें तो ये ऑसम। चल अपना काम अब मैं इसको फ्री कर डेकोर लो, कर रही हूँ। ठीक है। लुक यू नो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू जान, Thank you आप so जब भी, एंड मुझे सबसे अच्छी बात आपकी अगेन आमना की तरह रीइन्वेंट करती किचन में नहीं जाना की करना तो हांडी ते खिलार के गाना एक और सुनाना है, बह जा। सहेलियां नाल काम नहीं हो सकता। व्यूअर्स आई एम वेरी सॉरी, हम बहुत दोनों ही बदतमीज हैं, हमें इग्नोर करें। वो घर में नहीं होते, 2 खलंडरियां घूम रही होती हैं इधर उधर इधर उधर, वो जो आप तो खैर थोड़ा सा हम आंटी की एज की हो गए, हल्के से हल्के से ईमान यार मान जा। बिल्कुल भी नहीं, सही बात है बेटा तुम मेरे बच्चों की तरह। आई वॉन्ट योर मैसेज। मज़े की बात, मैं आपका भी मैसेज लेना है, पहले आप अपना मैसेज देंगी क्योंकि आपका मैसेज बेटे इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग यूथ का वो एरिया जहाँ पे हर लड़का और लड़की दीवारों में टकरे मार रहे हैं और कह रहे हैं पढ़ाई कर ली, डिग्री आ गई हाथ में, अब क्या करें। अम्मा बा कह रहे हैं हमने सारे पैसे लगा दिए डिग्री के ऊपर, सही बात, अब हम इसको बिजनेस के लिए कहाँ से पैसे दें। बिल्कुल ऐसे। तो यू आर अ रोल मॉडल फॉर द यूथ। सो आई टेक योर मैसेज, देन आई टेक योर ईमान, देन आई टेक योर रिया, एंड देन आपके सॉन्ग की तरफ जाएंगे। जी मेरे प्यारे बच्चे, एक मैसेज सिर्फ यही है कि आप मेहनत करें और रिज़ल्ट अल्लाह पे छोड़ें। किसी भी चीज़ को अगर आप बना रहे हैं तो आपने इस चीज़ का नहीं ख्याल रखना कि यार ये कोई ख़रीदेगा या नहीं ख़रीदेगा, या कोई इसको पसंद करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो आपके अगेंस्ट होते हैं लोग, वो आपके अपने ही होते हैं। सही बात। जब आप ग्रो करते जाते हैं, कॉन्टीन्यूस होते जाते हैं, तब आपकी जो नाम होता है वो बचता है। एग्जैक्टली। और तब आप बहुत सही अकेले बात भी हो जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वो सारे लोग आपसे परे हो जाते हैं, बिल्कुल। जो आपके साथ सिर्फ इसलिए थे कि यार इसकी भी सिचुएशन डाउन है, मेरी भी डाउन है। बिल्कुल ऐसे। याद रखिएगा व्यूअर्स, कामयाब लोग बहुत मुश्किल से कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और इसीलिए जब वो टॉप पे पहुँचते हैं तो अक्सर हम उनको कुछ ही लोगों के साथ देखते हैं और वो अपनी कंपनी फिर चेंज नहीं करते क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने सुख दुख में साथ दिया होता है। और दोस्त तो वही होता है सही यार, बात ईमान। है, बिल्कुल वही। और आप यू आर वन ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा सुख दुख में साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी जैनब गोंदल है, छोटी है हम दोनों से उम्र में, हाँ लेकिन जी। देखो कितनी वो प्यारी है, हमारे साथ खड़ी हाँ है। जी, बिल्कुल। ये वो लोग होते हैं। ये आमना इलियास, अनदर वन। हाँ जी, नहीं देखो मैं बदला लेना, मेरे करेले खराब कितने। ग्रजेस। मैंने तो सुना था कि करेले होते हैं, आप पे भी करेले उगते हैं। नहीं मैं पिछली दफा करेले बनाए थे ना। और इतने बुरे बनाए थे। नहीं नहीं, सबने तारीफ की थी जुगन, यार। सबने वो करेले खाए और सबने तारीफें की इतनी। कोड़े त्रीन। अच्छा जुगन ये नहीं। कोई पैगाम देना, ये अच्छा, करेलों की हाँ, बातें चलो, करनी है। चलो ठीक है, और आज next पहन time के भी करेले करेले वाला निकलना रंग है। आई है तू। ताना मार, काम दी गल कर। हाँ। लोग आते हैं म्यूज़िक सीखने के लिए, वो कहते हैं 1-2 दिन लगेंगे बस सुपरस्टार बन जाएंगे। तो ये बात नहीं है, मेहनत करो, सीखो, सबसे पहले सीख के आगे आओ और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर आपको कामयाब करेगा। आमीन सुम आमीन। एंड आप क्या कहेंगी मेरे ख्याल में उन अगर यंग वुमेन के लिए जो कहती हैं कि फैमिलीज घर बार सबके साथ काम नहीं हो सकता, या हम घर देख सकते हैं या हम काम कर सकते हैं,
और ये उनके लिए जो काम करना चाह रही हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रही, देखिए होम मेकर एक फुल टाइम जॉब है सही और बात बहुत अजीम प्रोफेशन है, दुनिया का सबसे मुश्किल है, अनपेड लेबर है सारी जिंदगी का। सही सॉरी बात है। तो मैं सलाम पेश करती हूँ हमारी माओं को और हमारी बहनों को और उन सब लड़कियों को जो सिर्फ जिन्होंने घर पे रहना चूज किया है, लेकिन बहुत सी बच्चियां करना भी चाह रही होती हैं, वो नहीं आ पाती, उनको पैसा बिल्कुल आपके और सक्सेस के दरमियान अगर कोई हर्डल है तो वो आप खुद हो, इसके अलावा दुनिया की कोई हर्डल नहीं। आप ये बहाना नहीं कर सकते कि मेरे पास पैसे नहीं थे, इन्वेस्टमेंट नहीं थी, बच्चे छोटे हैं, साथ नहीं कोई देता, मुझे डीमोटिवेट किया जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आप यकीन नहीं करेंगी कि मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने 5000 से स्टार्ट। मुझे पता है, वाह वाह और आपकी स्टोरी तो मुझे पता है। और उस टाइम जाहिर है जब आप एक प्रेजेंट करते हो ना इसको ऊपर से कमर्शियल chemical लेवल engineer पे, ना, तो सारे घर वाले कह रहे हैं इसका दिमाग खराब हो गया है कि इसके इनकम आज पे आ गई है, इसका पैशन था। तो अगर वो इतनी क्रिएटिव बच्ची है, डिग्री तो उसके पास है, आगे भी यूज कर सकती है, वो कौन सी को खराब हो जानी है, पुरानी हो जानी है। सही बात है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, आपको नीटनेस चाहिए होती है उसे कमर्शलाइज करने के लिए। और नीटनेस मैं ये करती थी, मैं एक चीज़ बनाती थी, उसे डिस्ट्रॉय करके उसी से दोबारा चीज़ बनाती थी ताकि उसमें नीटनेस आए, मेरी प्रैक्टिस और मटेरियल वेस्ट ना हो। तो आपके पास बहुत सारे वेज होते हैं चीज़ों को प्रेजेंट करने के, अपने आप को प्रेजेंट करने के। सदके हिम्मत करनी पड़ती है, हिम्मत End करनी में वही पड़ती वाली है, बात है, बिल्कुल पहला ऐसा ही कदम है। हिम्मत से ही उठता बिल्कुल है। ऐसा ही है। उसके बाद जब आप, और देखिए व्यूअर्स, इमीडिएट सक्सेस किसी को नहीं मिलती। वो बच्चा 9 साल के बाद ये कह रहा है कि मेरे पास अब इतनी मशीनें हैं, पहले साल में 4 मशीनें नहीं आ गई थी। सही इट बात, टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, और वो सारी चीज़ें जब आप करेंगे और जायज़ अंदाज में करेंगे, बार बार कह रही हूँ किसी का हक मारे बगैर, कैसे हो सकता है कि वो रब जो हमें 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है वो हमें कामयाबी ना दे। एक ये इम्पॉसिबल सी बात है। और वही वाला जो आपने इतना खूबसूरत सा रिमाइंडर बनाया हम लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा ही है, कि सब्र, शुक्र और शुक्र और तवक्कुल, तवक्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज़ें आपको कामयाबी दे देती हैं। बेशक। मेक योर एफर्ट्स, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। आमीन। ईमान, हाँ जी, गाना सुना दे बहन, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। मैं ज़रा जाके बच्चे के साथ बैठ के उसको तंग करती हूँ, आप हमें गाना सुनाएं। थैंक यू। अच्छा, हमारा काम मुकम्मल हुआ, दिखाएं। वाह वाह वाह, ऑसम, क्या बात है। Very nice. Dude, it's possible। यहाँ बैठे बैठे चीज तैयार हो गई है, अब उसकी थोड़ी सी फिनिशिंग करनी है। बिल्कुल ऐसा ही बच्चों है। के साथ एक एक्टिविटी है, आप उसके तौर पे शुरू करें। हो बिल्कुल सकता है ऐसा ही है। आपको लगे कि आप माँ बेटी या आप या बच्चे आपके या बेटे या कोई भी इतने टैलेंटेड हो, डिजाइनिंग तो हर कोई करता है। सही बात। सो ओवर टू यू ईमान, एंड गॉड ब्लेस एवरीवन हु इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। हाँ जी।